हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका सुमित सर आज आपके पास लेके आया हूँ वन शॉट रिवीजन। चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट और सब्जेक्ट आपके पास है कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जून 26 अटेम्प्ट के लिए, खास तौर पे जून 26 के लिए, क्योंकि पिछले पास जो पेपर हो चुके हैं जब मैंने उनको एनालाइज किया तो मैंने देखा कि भाई ज़्यादातर ये चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आपका जून अटेम्प्ट में आता ही आता है। तो मैंने देखा कि भाई ये जून 25 में भी आया था, फिर मैंने ये देखा कि भाई जून 24 में भी आया था, तो मुझे लगता है कि भाई अब ये जून 26 में भी जरूर आना चाहिए। वैसे तो प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में से कोई एक क्वेश्चन आता है आपके पास में, बट हमें नहीं पता कि इस बार क्या आएगा। बट चांसेस मुझे ज़्यादा क्या लगते हैं जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप प्रोसेस कॉस्टिंग का रिवीजन भी करके जाएं, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का भी करें, इसको थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा दें। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले तो पहला पॉइंट आपकी क्लास में आज ये आएगा वन शॉट रिवीजन में कि सर जॉइंट प्रोडक्ट कौन से होते हैं, बाई प्रोडक्ट कौन से होते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है या बाई प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है। जो जॉइंट कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं उसका एलोकेशन कैसे करते हैं जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में। हम अपना प्रोडक्ट कब बेच सकते हैं, प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ बेचा जा सकता है, डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है कि प्रोडक्ट जब बेचे तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिले। इन सारी बातों का जवाब आज आपको इस वन शॉट रिवीजन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्वाइंट प्रोडक्ट होते कौन से हैं। जब भी हम कॉमन इनपुट मतलब सेम मटेरियल, सेम वर्कर, सेम जो हमारे टूल्स हैं, मशीन्स हैं, उनका यूज़ करके हमारे जब वर्कर उसी सेम मटेरियल से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। ठीक है ना। और उन प्रोडक्ट को बनाते टाइम यदि मटेरियल से कोई वेस्टेज हो जाए तो वेस्टेज को या तो मैं मार्केट में बेचूंगा एज अ स्क्रैप या फिर मैं उसे फर्दर प्रोसेस करूंगा। किसको? वेस्टेज को। तो यदि मैं वेस्टेज को मार्केट में बेच दूंगा तो बात ही खत्म हो गई, और यदि मैं वेस्टेज को फर्दर प्रोसेस करके फिर मार्केट में बेचूंगा तो उस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट किससे बनता है? मेन मटेरियल की वेस्टेज से। और ज्वाइंट प्रोडक्ट किससे बनते हैं? मेन मटेरियल से। तो जैसे एग्जांपल में मैंने आपके सामने मटेरियल खरीदा टिम्बर, उस टिम्बर का यूज करके मैंने बनाया टेबल चेयर, तो ये मेरे हो गए मेन प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट। इस टेबल चेयर को बनाते टाइम टिम्बर की जो वेस्टेज हो गई, उस वेस्टेज को या तो मैं मार्केट में बेच दूंगा या फिर मैं उसे फर्दर प्रोसेस करके उससे कूलर पैड बनाऊंगा, और कूलर पैड मार्केट में जब बेचूंगा तो कूलर पैड मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। अब सर यहाँ पे आपने 11 बजे का स्टार्ट टाइम लिखा है, 2 बजे का एंड टाइम लिखा है, क्या मतलब है इसका? हमने जब वर्कर को मटेरियल ला के दिया तो वर्कर को हमने 11 बजे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की, वर्कर ने 11 बजे काम शुरू किया। जब हम 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वर्कर के पास गए, 2 बजे उसके पास गए और हमने पूछा कि जो मटेरियल हमने आपको दिया था 11 बजे वो मटेरियल कहाँ गया, तो वर्कर ने कहा देखिए अब जो मटेरियल है उसकी नई शेप आ चुकी है, टेबल और चेयर। तो रॉ मटेरियल जब अपनी पहचान छोड़ देता है और एक नई लुक में कन्वर्ट हो जाता है, तो जिस टाइम रॉ मटेरियल अपनी पहचान छोड़ देता है, एक नई पहचान बना लेता है, उस टाइम को हम कहते हैं एसओपी, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट। उस पॉइंट तक के जो भी खर्चे अब तक मैन्युफैक्चरर इनकर कर चुका होगा वो सारे के सारे खर्चे बन जाएंगे आपकी ज्वाइंट कॉस्ट। अब पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि जो ज्वाइंट कॉस्ट का खर्चा हमने किया है, क्या सारा खर्चा हमें टेबल और चेयर से चार्ज करना चाहिए या फिर हमने यदि कोई बाई प्रोडक्ट बनाया है उससे भी चार्ज करना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है कि जो बाई प्रोडक्ट आपने बनाया है उसे बनाने के बाद जो उसकी सेल वैल्यू है वो सेल वैल्यू कितनी है। ये सारी चीज़ें अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि बाई प्रोडक्ट पे बर्डन कितना आएगा, आएगा या नहीं आएगा। ये सारी चीज़ों का जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो आप यदि इस डायग्राम को ध्यान से समझें तो बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। ज्वाइंट कॉस्ट कौन सी होती है? अप टू एसओपी पॉइंट जो भी आपने खर्चे किए होंगे वो ज्वाइंट कॉस्ट है। उसके बाद जो भी खर्चा किया जाएगा टेबल चेयर पे अलग से, उसको और बेटर बनाने के लिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बोलते हैं उसको। बात समझ में आ गई? अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर कि 50,000 हमारा मटेरियल का खर्चा है, 30,000 हमारा कारपेंटर का खर्चा है, 20,000 हमारा टूल्स एंड मशीन का खर्चा है। टोटल 1 लाख रुपए हम खर्च कर रहे हैं एसओपी पॉइंट तक। तो 1 लाख रुपए को हम क्या नाम देंगे? ज्वाइंट कॉस्ट नाम देंगे। क्या नाम देंगे? ज्वाइंट कॉस्ट नाम देंगे। टेबल चेयर हमारे लिए कौन से प्रोडक्ट है? मेन प्रोडक्ट है। उनको बनाते टाइम वेस्टेज जो हो गई, यदि मैं उसको फर्दर प्रोसेस करके कूलर पैड के नाम से बेचता हूँ तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में जो ज्वाइंट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी नज़र में मेन होते हैं, जिनके लिए हमने काम शुरू किया, जिसके लिए हमारा बिजनेस हुआ है। मतलब जब बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं तो हमारे माइंड में जो प्रोडक्ट होगा कि यार इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमारे होते हैं मेन प्रोडक्ट। जैसे कि एक आपके पास में डेयरी फार्म है, तो डेयरी फार्म का काम क्या है? मिल्क वो अलग अलग जगह से परचेस करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और उसे आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर के पैकेट बनाकर मार्केट में बेचते हैं और उनसे पनीर बनाकर भी बेचते हैं। तो उसका ना डेयरी जो फार्म है वो मिल्क
और क्या बेच रहे हैं, पनीर बेच रहे हैं। तो मिल्क और पनीर उनके लिए क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट हो गया। और उसको बनाते टाइम यदि उनके पास कोई वेस्टेज बच जाती है जिससे वो छाछ बनाकर बेच रहे हैं, वो उनके लिए क्या बन गया, बाई प्रोडक्ट बन गया। ठीक उसी तरीके से शुगर केन, जिसको गन्ना कहते हैं, गन्ने से हम क्या बना रहे हैं, चीनी बना रहे हैं। तो गन्ने का जो रस होता है, जब हम उसको बार बार बॉयल करते हैं, उबालते हैं, और जो हमारे पास शुगर बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो भी हमारे गन्ने का रस है, जब हम उसको बॉयल करते हैं, एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम उसे शुगर की फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और धीरे धीरे जो गन्ने का रस है वो गाढ़ा होता चला जाता है, क्योंकि बार बार आप उसको बॉयल कर रहे हो। गाढ़ा होने के बाद एक ऐसा स्टेज आता है कि वो बिल्कुल काले रंग का हो जाता है, डार्क सा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोलासेस कहते हैं। ठीक है ना, जो पशुओं के चारे बनाने में भी काम आता है। ठीक उसी तरीके से जब गन्ने का रस निकालते हो तो गन्ने को आप क्या करते हैं, क्रश करते हैं, उसमें से लिक्विड निकाल लेते हैं, और बाद में जो बचा हुआ गूदा रह जाता है उससे आप क्या करते हैं, डिस्पोजेबल पेपर, प्लेट, कप, इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं, जो आपके लिए बन जाता है बाई प्रोडक्ट। अब जो मेन प्रोडक्ट होते हैं उनकी सेल वैल्यू भी ज़्यादा होती है, उनको बनाने में ज्वाइन कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, उसकी मार्केट में इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा होती है, मेन उसी के लिए बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। बाई प्रोडक्ट तो इंसिडेंटल है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, डिपेंड करता है कि वेस्टेज आपकी जो हुई है वो कितनी हुई है। यदि लार्ज क्वांटिटी में वेस्टेज है और उसको फर्दर प्रोसेस करके आपको एक अच्छे पैसे मिल सकते हैं, जैसे हम बाई प्रोडक्ट के नाम से बेच सकते हैं, तो मैन्युफैक्चर बाई प्रोडक्ट बनाएगा। अदरवाइज उसको लगता है कि जो वेस्टेज है वो कम है और उसकी सेल वैल्यू भी बहुत कम है, तो वो क्या करता है, कबाड़ी वाले को बुलाकर उसको फटाफट से बेच देता है। बात समझ में आ रही, बिल्कुल ही समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आ गया कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें निकालनी होती है। सबसे पहले हमारा काम होता है ज्वाइन कॉस्ट को पता लगाना कि हमने जो ज्वाइन कॉस्ट इनकर की है वो कितनी है। दूसरा पॉइंट, जो ज्वाइन कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली है, कितने रुपए हमारा खर्च हुआ है ज्वाइन कॉस्ट का, उसे बांटना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, हमें प्रॉफिट निकालना है। अब प्रॉफिट निकालने के हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला कि जैसे ही हमारा प्रोडक्ट एसओपी पॉइंट पे तैयार हुआ था, उसी वक्त हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट की एक एक यूनिट या दो दो यूनिट या 10-10 यूनिट, जितनी भी यूनिट आप ले जाना चाहते हैं, आप मार्केट में लेके जाएंगे और कस्टमर को दिखाएंगे कि यार ऐसा प्रोडक्ट यदि हम आपको बेचें जिसको अभी फर्दर प्रोसेस नहीं किया, जिस हालत में हमारे वर्कर ने प्रोडक्ट बनाया था, यदि उसी हालत में आप खरीदने को तैयार हैं, तो आप बताइए हमें कितने पैसे दे सकते हैं। इसका मतलब मैं अपना प्रोडक्ट कब बेच रहा हूँ, जिस हालत में बना, बिना फर्दर प्रोसेस, मतलब एट एसओपी पॉइंट। तो एसओपी पॉइंट पर जो मेरे को सेल वैल्यू मिलेगी, उसमें से मैं अपनी ज्वाइन कॉस्ट माइनस कर दूंगा। एसओपी पॉइंट पे यदि मैंने कोई सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर किए होंगे तो वो माइनस कर दूंगा। तो जो प्रॉफिट बचेगा उसका नाम होगा प्रॉफिट एट एसओपी। दूसरा, फर्दर प्रोसेस करके मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा, तो मुझे लगता है कि मुझे सेल वैल्यू क्या मिलेगी, ज़्यादा। यदि मैं टेबल और चेयर पे पॉलिश कर दूँ, उसको फिनिश कर दूँ, रबर पैड लगा दूँ, टेबल पे ग्लास लगा दूँ, बहुत सारे खर्चे और कर दूँ, ताकि कस्टमर को लगे यार ये टेबल अब बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लुक है उसका, डिज़ाइन उस पर अच्छा बना दूँ मैं। तो ऐसे ही केस में जो मैंने फर्दर प्रोसेस कॉस्ट की होगी, टेबल पे अलग, चेयर पे अलग, अब जो प्रोडक्ट की सेल वैल्यू होगी वो होगी सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। उसमें से ज्वाइन कॉस्ट माइनस होगी, सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस होंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस होगी। अब जो प्रॉफिट मेरे पास बच जाएगा उसका नाम होगा प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। बात आ गई, आपको समझ में आ गई? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ कि मुझे अपने प्रोडक्ट को कब बेचना चाहिए, एट एसओपी पॉइंट या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में। डिसीजन मेकिंग ऑन फर्दर प्रोसेसिंग, आपको अपना प्रोडक्ट कब बेचना चाहिए, जिस हालत में प्रोडक्ट तैयार हुआ था एसओपी पॉइंट पे, उसी हालत में बेच देना चाहिए या उसको और बेटर बनाकर मार्केट में बेचना चाहिए। तो मैन्युफैक्चर चाहता भी, हम तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे को तो जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा हम तो वो काम करेंगे। यदि हमें एसओपी पॉइंट पे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है तो हम अपना प्रोडक्ट एसओपी पॉइंट पे बेचेंगे, और यदि हमारा प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस करने का ज़्यादा प्रॉफिट दिलाता है तो हम अपना प्रोडक्ट कब बेचेंगे, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे। एग्जाम्पल में टेबल, चेयर, बेड, हमारे 3 प्रोडक्ट है जहाँ पे हम अपना जो प्रोडक्ट है एसओपी पॉइंट पे बेचते हैं, मतलब बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। तो 1000 रुपये टेबल पे कमाएंगे, 400 चेयर पे और 2000 पे बेड पे कमाएंगे। जबकि फर्दर प्रोसेस करके टेबल पे 1200 रुपये, चेयर पे 375 और बेड पे 2000। तो यहाँ पे मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है कि मुझे अपना टेबल कब बेचना चाहिए। तो एसओपी पॉइंट पे मैं 1000 रुपये प्रॉफिट कमा रहा हूँ, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में 1200 रुपये कमा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे 200 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं यदि मैं अपने प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके बेचूँ। तो मेरा डिसीजन क्या होगा कि मुझे अपनी टेबल फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यदि मैं चेयर की बात करूँ तो बिफोर एसओपी, मतलब एट एसओपी पॉइंट, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 400 रुपये, मतलब बिना फर्दर प्रोसेस करे जिस हालत में मेरा प्रोडक्ट है वो मुझे 400 रुपये कमा के दे रहा है। लेकिन फर्दर प्रोसेस करने पर मेरी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा लग गई कि मेरा प्रॉफिट बढ़ने की जगह प्रॉफिट मेरा 375 रुपये रह गया। मतलब फर्दर प्रोसेस करके बेचने में
कस्टमर को तो मजे आ रहे हैं, उसको तो अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, बट अपनी कंपनी को 25 रुपये पर प्रोडक्ट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचने की कोशिश करेंगे, एट एसओपी, मतलब बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। लेकिन बेड के केस में एट एसओपी में प्रॉफिट 2000 है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी 2000 है। अब ऐसे में आपका डिसीजन क्या होगा, जहाँ पे प्रॉफिट बराबर आ रहा है वहाँ पर कंपनी को क्या करना चाहिए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का लेवल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ऑब्वियस है हमारे फर्म की, हमारे बिजनेस की रेपुटेशन मार्केट में इंक्रीज होगी। तो ऐसे केस में जहां पर एट एसओपी और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दोनों जगह प्रॉफिट सेम आता है, तो हमारा डिसीजन क्या रहता है, फर्दर प्रोसेस करके बेचो, क्योंकि इससे कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है और हमारे को कोई फर्क पड़ नहीं रहा, दोनों जगह हमारा प्रॉफिट क्या रहा है, सेम आ रहा है, तो वो कस्टमर हमारे साथ जुड़ा रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे अपने लिख भी रखा है डिसीजन सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब आगे देखिए, पहला पॉइंट, सर ज्वाइन कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो पहले तो ज्वाइन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट इनकर्ड अप टू एसओपी पॉइंट, मतलब बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग जितना भी खर्चा मैन्युफैक्चर ने दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए कंबाइन, इकट्ठा, ज्वाइंटली इनकर किया, वो सारे खर्चे बन जाते हैं ज्वाइन कॉस्ट, जिसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, आपका जो भी फैक्ट्री का खर्चा वेरिएबल नेचर का या फिक्स नेचर का, सबको जोड़ लो। एग्जांपल में मटेरियल कॉस्ट है 1,00,000 रुपये, आपके पास में लेबर है 50,000 रुपये, फैक्ट्री का फिक्स खर्चा 40,000 रुपये, वेरिएबल खर्चा 30,000 है। यदि मैं इन चारों खर्चों को जोड़ देता हूँ तो 1,00,000 प्लस 50,000 150 प्लस 40 कितना आएगा, 190, 190 प्लस 30,000 220। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो ज्वाइन कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, 2,20,000 रुपये। अब आगे चलते हैं, सर ज्वाइन कॉस्ट जो हमने निकाली है हम उसे बांटेंगे कैसे। तो इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट अब आपके सामने शुरू होने जा रहा है, तो बिल्कुल अपना सारा का सारा 100% जो ध्यान है वो यहाँ लगा दो, क्योंकि जिस बच्चे को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी उससे जून 26 में जो ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन आने की संभावना है, चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो गलत नहीं होगा, 7 नंबर आपकी झोली में गिर जाएंगे। लेकिन उसके लिए इसको समझना पड़ेगा कैसे। हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट कॉस्ट जो हमने इनकर कर ली है, अब उसको बांटना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़कर ये पता लगाना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किए हैं क्या वो सारे के सारे मेन प्रोडक्ट हैं, कोई बाई प्रोडक्ट तो नहीं है उसमें, क्योंकि यदि सारे मेन प्रोडक्ट हैं तो सारा का सारा खर्चा मेन प्रोडक्ट पे डाला जाएगा, और यदि मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी है तो फिर हमें अपनी ज्वाइंट कॉस्ट का खर्चा बाई प्रोडक्ट पे भी डालना पड़ेगा और मेन प्रोडक्ट पे भी डालना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन पढ़कर सबसे पहले क्या पता लगाना है, हमारी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, हमें ये पता लगाना है कि सारे प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट है या मेन के साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर दो केस बने। पहला केस ओनली ज्वाइंट प्रोडक्ट, नो बाई प्रोडक्ट, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे कौन से प्रोडक्ट बने, आपके मेन प्रोडक्ट बने। अब जब किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता लग जाए कि यहाँ कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, सारे प्रोडक्ट ही मेन प्रोडक्ट हैं, तो फिर ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, बट हमारे एग्जाम के अंदर जो मेथड यूज होते हैं वो या तो फिजिकल आउटपुट मेथड होता है या फिर सेल वैल्यू एट एसओपी मेथड या फिर एनआरवी। वैसे अदर मेथड के नाम क्या है, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन मेथड, सर्वे मेथड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, ये भी मेथड के नाम होते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन तीनों में से किसी एक मेथड का पूछा जाता है, कई बार दो मेथड भी एक साथ आ जाते हैं। तो अब यदि सारे के सारे प्रोडक्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट हैं तो आप अपनी ज्वाइंट कॉस्ट को इन तीनों में से किसी एक मेथड के हिसाब से क्या करोगे, बांटोगे, या तो फिजिकल आउटपुट के हिसाब से या सेल वैल्यू एट एसओपी के हिसाब से या नेट रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से। अगला पॉइंट, सर यदि ज्वाइंट प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी आ जाए तो फिर क्या करेंगे। तो उस केस में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बाई प्रोडक्ट आपने बनाया है उसकी सेल वैल्यू कितनी है, और उस सेल वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे मेन प्रोडक्ट की सेल वैल्यू से, और कंपैरिजन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जब आप देखो इफ सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट इज वेरी लो एज कंपेयर टू मेन प्रोडक्ट, यदि बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू मेन प्रोडक्ट की सेल वैल्यू से बहुत कम है, बहुत कम का मतलब क्या, सपोज करते हैं कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो 1,000 रुपये में बिक रहा है और बाई प्रोडक्ट 10 रुपये में बिक रहा है, मेन प्रोडक्ट 1,000 रुपये में बिक रहा है, बाई प्रोडक्ट 10 रुपये में बिक रहा है, तो 10 रुपये 1,000 रुपये के आगे बहुत कम है, हाँ जी बहुत कम है। तो ऐसे केस में फिर हम क्या करते हैं, तो 10 रुपये हमें बाई प्रोडक्ट के मिल रहे हैं, वो सारे के सारे 10 रुपये स्क्रैप वैल्यू मान ली जाएगी और उसे टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से 10 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे, जो बची हुई ज्वाइंट कॉस्ट आएगी उसका सारा बर्डन हम अपने मेन प्रोडक्ट पे डाल देंगे। और मेन प्रोडक्ट पे डालते टाइम हमारे पास में 3 मेथड नॉर्मली यूज होते हैं, फिजिकल आउटपुट, सेल वैल्यू एट एसओपी और एनआरवी। उन तीनों में से जिस मेथड का नाम क्वेश्चन में दे रखा होगा उसका इस्तेमाल करके बची हुई ज्वाइंट कॉस्ट हम अपने मेन प्रोडक्ट पे बांट देंगे। बात समझ में आ गई, हाँ जी आ गई। दूसरा केस, यदि सर बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू मेन प्रोडक्ट से बहुत कम ना हो,
मेन प्रोडक्ट की सेल वैल्यू 1000 रुपये और बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू 650 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये भी हो सकती है, 600 भी हो सकती है। तो मान लो 800 रुपये है बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू और मेन प्रोडक्ट की सेल वैल्यू 1000 रुपये। तो 800 रुपये 1000 रुपये से कम तो है, बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू हमेशा क्या होगी, मेन प्रोडक्ट से कम, लेकिन बहुत कम तो नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं कि बाई प्रोडक्ट को अब स्क्रैप वैल्यू मत मानो उसकी सेल वैल्यू को, क्योंकि ये हाई वैल्यू है, बहुत कम भी नहीं है लेकिन कंसिडरेबल वैल्यू है। तो इसे बनाने में कुछ ना कुछ तो ज्वाइंट कॉस्ट का भी बर्डन आया होगा। तो ऐसे केस में सबसे पहले बाई प्रोडक्ट की ज्वाइंट कॉस्ट निकालो। कैसे निकालें सर? सबसे पहले आपको ज्वाइंट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी बाई प्रोडक्ट की, और निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होगा सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट माइनस प्रॉफिट ऑफ बाई प्रोडक्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ बाई प्रोडक्ट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट। अब आपके पास जो बचा हुआ अमाउंट आएगा उसको कहते हैं ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट। इस फॉर्मूले को हमने कुछ नाम भी दे रखे हैं। पहला नाम क्या है? वर्किंग बैक मेथड। दूसरा हमारे पास क्या है? एनआरवी मेथड, नेट रिलाइजेबल मेथड कह सकते हैं आप कह सकते हैं रिवर्स कॉस्ट मेथड। ठीक है ना? ये जो मैंने फॉर्मूला यूज किया सेल वैल्यू माइनस प्रॉफिट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंसिव, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं, जो एग्जाम में बोलेंगे इस मेथड का यूज करके अपना आंसर निकालो। अब ज्वाइंट कॉस्ट आपके पास आ चुकी है किसकी? बाई प्रोडक्ट की। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से बाई प्रोडक्ट की ज्वाइंट कॉस्ट जो इस फॉर्मूले से निकाली है वो माइनस कर दो, तो बची हुई जो ज्वाइंट कॉस्ट आएगी, रिमेनिंग जो ज्वाइंट कॉस्ट होगी वो किसकी होगी? अब वो मेन प्रोडक्ट की होगी। तो उसका ना बची हुई ज्वाइंट कॉस्ट जो मेन प्रोडक्ट की है उसको बांटने के लिए आपके पास तीन मेथड हैं, फिजिकल आउटपुट, सेल वैल्यू एट एसओपी और एनआरवी। उन तीनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल करें और अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। आप अच्छा लगने का मतलब ये नहीं कि जो आपको पसंद हो, जो क्वेश्चन में मेंशन होगा आपको उस मेथड को इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। तो इन शॉर्ट मुझे क्या समझ में आया, यदि कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है तो सारी ज्वाइंट कॉस्ट का बर्डन मेन प्रोडक्ट पे बांटा जाएगा इन तीनों में किसी एक मेथड का यूज करके। यदि बाई प्रोडक्ट है और उसकी सेल वैल्यू मेन प्रोडक्ट से बहुत कम है तो जो बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू उसको स्क्रैप वैल्यू मानकर टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से उसको माइनस कर दिया जाएगा, बची हुई ज्वाइंट कॉस्ट का बर्डन मेन प्रोडक्ट पे बांटा जाएगा इन तीनों में किसी एक मेथड का यूज करके। और यदि बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू मेन प्रोडक्ट से कम तो है लेकिन बहुत कम नहीं है, तो ऐसे केस में आपको पहले बाई प्रोडक्ट की ज्वाइंट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, देन टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से उसको माइनस करके बची हुई ज्वाइंट कॉस्ट आएगी मेन प्रोडक्ट की, और इन तीनों में से कोई एक मेथड का यूज करके आप उन्हें ज्वाइंट जो कॉस्ट बची हुई होगी, रिमेनिंग ज्वाइंट कॉस्ट बची होगी, वो मेन प्रोडक्ट पे क्या करना होगा? बांटना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल किस्सा क्लियर हो चुका है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सर, जब हम ज्वाइंट कॉस्ट को बांटते हैं मेन प्रोडक्ट में तो आपने तीन मेथड के नाम बताए, फिजिकल आउटपुट मेथड, सेल वैल्यू एट एसओपी मेथड और एनआरवी। क्या आप हमें इसे विस्तृत डिटेल में समझाएंगे? बिल्कुल समझाएंगे। तो पहला मेथड है आपके पास है फिजिकल आउटपुट मेथड, जहां पर हम 1 लाख रुपए की ज्वाइंट कॉस्ट लगा रहे हैं, और एसओपी पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर रॉ मटेरियल अब अपनी पहचान छोड़ चुका है। हमने देखा टिम्बर अब टेबल और चेयर में कन्वर्ट हो चुका है, जो हमारे लिए ज्वाइंट प्रोडक्ट है, जिसको हम कहते हैं मेन प्रोडक्ट। हमने देखा भाई टेबल की हम कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं? 100, और चेयर की कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं? 500। फिजिकल आउटपुट, फिजिकल का अंदर जो दिखाई दे रहा है, आउटपुट का अंदर यूनिट्स। तो हमने देखा टेबल और चेयर की हम 100 यूनिट और कितनी यूनिट बना रहे हैं? 500। अब 100 यूनिट और 500 यूनिट की रेशो में मैं 1 लाख रुपए को बांटना चाहता हूँ, और यदि मैं इस 1 लाख को 100 यूनिट और 500 की रेशो में बांटूं तो मेथड का नाम बन जाएगा फिजिकल आउटपुट मेथड। तो देखो नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, टेबल चेयर मेरे दो प्रोडक्ट हैं, क्वांटिटी 100 यूनिट और कितनी यूनिट है? 500, मतलब टोटल हो गई 600। अब यहाँ पे रेशो निकालना है, 100/600 का होना 1/6 और 500/600 का होगा 5/6। 1 लाख को एक बार मैंने 1/6 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 5/6 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ज्वाइंट कॉस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा? टेबल बनाने में 16,667 और चेयर बनाने में 83,333। अब यदि मुझसे कोई पूछे कि सर टेबल और चेयर बनाने की ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, तो मैंने बता दी 16,667 और 83,333। यदि आपसे कोई पूछे ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट कितने हैं, तो ये खर्चा मैंने कितने यूनिट के लिए किया था? 100 के लिए, और ये खर्चा मैंने किसके लिए किया था? 500 के लिए। तो 100 से डिवाइड कर दिया तो 166 रुपये 67 पैसे आ जाएगा, 166.67। और यहाँ पे चेयर का भी कितना आ रहा है? 166.67। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, क्या सर फिजिकल आउटपुट मेथड में ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट बाई चांस इक्वल आई है या हमेशा इक्वल आती है? तो आपका सिंपल आंसर है हमेशा इक्वल आएगा ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट। ज्वाइंट कॉस्ट सेम नहीं आएगी, ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम आएगी। कौन से मेथड में? फिजिकल आउटपुट मेथड में। तो एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा सकता है,
ज्वाइन कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम ज्वाइन कॉस्ट पर यूनिट कौन से मेथड में इक्वल आती है, तो आपका आंसर हो गया फिजिकल आउटपुट मेथड। क्या ये मेथड एप्रोप्रिएट मेथड माना जाएगा? नहीं, क्योंकि टेबल बनाने की भी ज्वाइन कॉस्ट 166.67 है और चेयर बनाने में भी, जबकि टेबल बनाने में टिम्बर ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, खर्चा पर यूनिट ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन ये तो बराबर दिखा रहा है। इसका मतलब ये आपका सही मेथड नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो कमी है, आसान जरूर है बट एप्रोप्रिएट फार्मूला नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने ढूंढा और मेथड नंबर 2 पे चले गए, जिसका नाम है सेल वैल्यू एट एसओपी मेथड। अब ये सेल वैल्यू एट एसओपी का मतलब क्या? जैसे ही हमारा प्रोडक्ट हमारी फैक्ट्री में बना और वर्कर ने हमें बुलाया, मालिक 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 हमारी बात सुनो, टिम्बर जो आपने दिया था उसको मैंने टेबल और चेयर में कन्वर्ट कर दिया, क्या इसे हम अभी बेचने चले जाएं मार्केट में? यदि हाँ का जवाब मिलता है तो उस समय जो सेल वैल्यू मिलेगी उसको कहते हैं सेल वैल्यू एट एसओपी। और मालिक कहता है नहीं बेटा अभी नहीं बेचना, इसको फर्दर प्रोसेस करो, अच्छा बनाओ, बेटर लुक दो और पॉलिश करो, सनमाइका लगाओ, रबर पैड लगाओ, क्या लगाओ, ग्लास लगाओ और बेटर बनाओ इसको, फिर मार्केट में बेचने जाओ। तो उस समय जो सेल वैल्यू मिलेगी वो होगी सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। हम बात कब कर रहे हैं? जैसे ही हमारा वर्कर हमें आवाज लगा रहा है कि सर टिम्बर को मैंने टेबल चेयर में कन्वर्ट कर दिया, क्या मैं इसे अभी मार्केट में बेचने चले जाऊं, या आप किसी को और को बेचना, मतलब किसी और को भेजना चाहते हैं बेचने के लिए, वो भी जा सकते हैं। तो जैसे ही हमारा प्रोडक्ट बना उसी वक्त बेचने चले जाएं बिना फर्दर प्रोसेस करे, उस समय जो सेल वैल्यू मिलती है उसे कहते हैं सेल वैल्यू एट एसओपी। और ये जो सेल वैल्यू होगी ये एक्चुअल सेल वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ मैं अपना टेबल चेयर मार्केट में लेके जा रहा हूँ और कस्टमर से पूछ रहा हूँ कि भाई टेबल के कितने पैसे दोगे, चेयर के कितने दोगे? तो टेबल के उसने कहा जी 1100 रुपये दूंगा, चेयर के कितने दूंगा? 300। तो एक टेबल के एक चेयर के हमें कितने पैसे अभी मिल जाएंगे बिना फर्दर प्रोसेस करे? 1100 रुपये और 300 रुपये। इसे कहते हैं सेल वैल्यू एट एसओपी पर यूनिट। अब हमने कितनी क्वांटिटी बनाई थी? टेबल की 100 और चेयर की कितनी बनाई? 500। तो 1100 रुपये के हिसाब से 100 यूनिट के हमें 1,10,000 रुपये मिल जाएंगे और यहाँ हमें मिल जाएंगे कितने? 1,50,000 रुपये। ये जो सेल वैल्यू आ रही है इसको क्या नाम दोगे? सेल वैल्यू एट एसओपी रुपीज में। सर क्या हम 1100 और 300 की रेशो में ज्वाइन कॉस्ट को नहीं बांट सकते थे? सर ये भी तो सेल वैल्यू एट एसओपी है। नहीं बालक, नहीं बांट सकते। क्यों? क्योंकि ये 1,00,000 रुपये जो कॉस्ट है वो कितनी यूनिट की है? 600 यूनिट की ज्वाइन कॉस्ट है। ये 1,00,000 रुपये ज्वाइन कॉस्ट किसकी है? 600 यूनिट की। तो सेल वैल्यू भी तो किसकी होनी चाहिए? 600 की। बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यदि ज्वाइन कॉस्ट आपके पास में 600 यूनिट की है तो सेल वैल्यू भी तो आपके पास में किसकी होनी चाहिए? 600 यूनिट की। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पर यूनिट सेलिंग प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके 1,10,000 रुपये और कितना आ गया? 1,50,000 रुपये। तो आप देखो यहाँ पे सॉल्यूशन हमने कैसे किया हुआ। प्रोडक्ट के नाम है टेबल चेयर, क्वांटिटी प्रोड्यूस है 100 यूनिट और 500 यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका एसओपी पे 1100 और 300, टोटल सेल वैल्यू आ गई 1,10,000, 1,50,000, 2,60,000, रेशो निकाला 11/26, 15/26 और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1,00,000 से। तो हमारे पास में ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी टेबल की 42,308 और 57,692 पर यूनिट। यदि मुझे ज्वाइंट कॉस्ट निकालनी है टेबल चेयर की तो क्वांटिटी 100 और 500 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ मैंने डिवाइड किया 100 से और यहाँ मैंने डिवाइड किया किससे? 500 से। तो मेरे पास ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी 423.08 और 115.38। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट आपकी सेम नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जिस प्रोडक्ट की सेल वैल्यू कस्टमर की नज़र में ज़्यादा होगी, इसका मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में कस्टमर को क्या लग रहा होगा? खर्चा भी ज़्यादा हुआ होगा। जिस प्रोडक्ट की सेल वैल्यू कस्टमर की नज़र में कम है, इसका मतलब कस्टमर यही सोच के चलेगा कि उसको बनाने में पैसे भी क्या लग रहे हैं? कम लग रहे हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। अब मान लीजिए आप चाट खाने जा रहे हैं और यदि फ्रूट चाट खा रहे हैं और फ्रूट में सिर्फ आप बनाना और मान लीजिए आप गुआवा यूज़ कर रहे हैं तो दोनों सस्ते रेट पे आते हैं। लेकिन यदि आप ग्रेप्स यूज़ कर रहे हैं और मान लीजिए पॉमीग्रेनेट अनार यूज़ कर रहे हैं तो ये महंगे आते हैं। यदि ये चीज़ डलवाओगे तो फ्रूट चाट की कॉस्ट क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो दुकान कस्टमर को पता है यार कौन सा फ्रूट सस्ता है कौन सा महंगा है। इंपोर्टेड फ्रूट्स का यूज़ करके चाट बनाओगे तो बहुत महंगी चाट पड़ेगी एक पत्ता, और यदि देसी और बिल्कुल हल्के फ्रूट्स यूज़ करोगे, सीजनल फ्रूट्स यूज़ करोगे तो आपके पास क्या आएगी? कॉस्ट कम लगेगी। तो कस्टमर यार बेवकूफ़ थोड़ी है, समझदार है, उसको सब पता है कौन सी चीज़ सस्ती है कौन सी चीज़ महंगी है। जो महंगी है उसकी सेल वैल्यू वो ज़्यादा बताता है, जो सस्ती है उसकी सेल वैल्यू कम बताता है। तो सेल वैल्यू की रेशो में जब हम ज्वाइंट कॉस्ट को बांट रहे हैं तो जिस प्रोडक्ट की सेल वैल्यू ज़्यादा होगी कस्टमर की नज़र में उसको बनाने में पैसे ज़्यादा लगे होंगे, और जिसकी सेल वैल्यू कम होगी कस्टमर की नज़र में कस्टमर को लगेगा इसको बनाने में पैसे क्या लग रहे हैं?
कम रख रहे हैं। बात समझ में आ गई। इसलिए ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि जैसे ही हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ था उसी वक्त हम मार्केट में गए बिना फर्दर प्रोसेस करे, तो हमें जो सेल वैल्यू मिल रही है वो एसओपी पॉइंट पे मिल रही है। और ज्वाइन कॉस्ट भी कहाँ तक की होती है? एसओपी पॉइंट की। तो इसका मतलब आपको एसओपी मेथड यूज करना चाहिए यदि क्वेश्चन साइलेंट हो, किसी मेथड के बारे में ना पता हो कि ज्वाइन कॉस्ट को बांटने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना है, फिजिकल आउटपुट में, सेल वैल्यू एट एसओपी में, या फिर एनआरवी में। तो आप क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा, तो आपके लिए बेस्ट मेथड माना जाएगा सेल वैल्यू एट एसओपी। अब यहां तक आपका काम खत्म हुआ। तीसरे मेथड पे आ जाते हैं। तीसरे मेथड का नाम क्या है? एनआरवी मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। सर ये एनआरवी का मतलब क्या होता है? अभी आप एसओपी पॉइंट पर एक टेबल एक चेयर कस्टमर के पास गए लेके, और उसने आपको कहा जी 1100 रुपये और 300 रुपये मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब यदि मैं कस्टमर को सामान बेच देता हूँ तो 1100 रुपये और 300 रुपये मुझे मिल जाएंगे एसओपी पॉइंट पर, वो एक्चुअल सेल वैल्यू हो गई एसओपी पॉइंट पे। अब वो 1100 रुपये और 300 रुपये आपको कब मिल रहे थे बच्चे? आपको तब मिल रहे थे जब आप एसओपी पॉइंट पर अपना एक टेबल एक चेयर कस्टमर को बेचने के लिए निकल पड़े, और कस्टमर मिल भी गया, और वो आपको 1100 रुपये और 300 रुपये देने को तैयार भी हो गया टेबल के और चेयर के। लेकिन आप कह रहे सर हम मार्केट में नहीं जाएंगे एसओपी पॉइंट पे, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम अपना प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस करके ही बेचते हैं, रॉ फॉर्म में नहीं बेचते। कंपनी की पॉलिसी है हम अपना प्रोडक्ट कब बेचेंगे? फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे। अब दिक्कत आ गई, यदि आप अपना प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस करने के बाद ही बेचोगे तो सेल वैल्यू एट एसओपी तो मिलेगी नहीं। वो सेल वैल्यू आपको कौन से मिलेगी? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या हुआ? आपको ज्वाइन कॉस्ट बांटना है सेल वैल्यू एट एसओपी में, और आपके पास सेल वैल्यू होगी कौन सी? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यदि मैंने इस प्रोडक्ट को एसओपी पॉइंट पे ही बेच दिया होता, सोच रहा हूं, तो मुझे कितने पैसे मिल जाते सेल वैल्यू एट एसओपी के? उसे कहते हैं एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी, जहां पर मैं अपने प्रोडक्ट को बेच तो रहा हूं आफ्टर फर्दर प्रोसेस, बट सोच रहा हूं कि एसओपी पॉइंट पे बेचा होता तो कितनी सेल वैल्यू मिल जाती। दैट इज एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी, का नाम रख दिया नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो आपको यहां पे करना क्या है? सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग से सेल वैल्यू एट एसओपी पे जाना पड़ेगा। तो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से यदि मैं प्रॉफिट मार्जिन, सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दूं, तो जो सेल वैल्यू मेरे पास में आएगी उसका नाम होगा एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एनआरवी नाम देते हैं। और अब एनआरवी निकल जाएगी तो उसकी रेशो में हम अपनी ज्वाइन कॉस्ट को क्या कर देंगे? बांट देंगे। इसका मतलब जो मेथड नंबर 2 था वो भी सेल वैल्यू एट एसओपी है, 2 के बाद जो 3 है वो भी सेल वैल्यू एट एसओपी है। दोनों में फर्क क्या है? वो सेल वैल्यू जो मेथड नंबर 2 में है वो एक्चुअल है, और ये जो सेल वैल्यू है ये कौन सी है? एस्टिमेटेड है। तो 2 और 3 में कंफ्यूज ना, 2 में एक्चुअल यूज हो रही है और 3 में एस्टिमेटेड है दोनों सेल वैल्यू एट एसओपी। बात समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। हमारी ज्वाइन कॉस्ट है 1 लाख रुपए, जहां पे हम 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए और बी, 600 यूनिट और कितनी? 400 यूनिट। सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 50,000 रुपये, 60,000 रुपये। सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 40,000, 50,000। प्रॉफिट मार्जिन 10% और 15%। प्रॉफिट की परसेंटेज देनी रखी किस पे? तो आप हमेशा बाई डिफॉल्ट किस पे लेके चलेंगे? सेल्स पे। अब 10% 2 लाख का कितना हुआ? 20,000 रुपये, और 15% 2.5 लाख का कितना हुआ? 37,500। कैलकुलेटर पे चेक कर लो भैया। आप यदि कैलकुलेटर पे चेक करेंगे 2.5 लाख का 15% कितना आया, तो आप क्या बोलोगे? सर 37,500। ठीक है नहीं? अब सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से प्रॉफिट माइनस कर दो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दो, सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस कर दो, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी उसका नाम होगा एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी, जिसको हम क्या कहते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी। तो फेमस नाम क्या हो गया? एनआरवी। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड ज्वाइन कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एनआरवी मेथड। एनआरवी मेथड का यूज करके आपको 1 लाख रुपए जो कॉस्ट दिखाई दे रही है, इसे क्या करना है? बांटना है। कैसे बांटेंगे वो समझा देते हैं आपको। सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है, समझदार तो आप हुई। ठीक है ना? चलिए आगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या लिखा? स्टेटमेंट शोइंग ज्वाइन कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, एनआरवी मेथड। ए प्रोडक्ट की सेल वैल्यू बेटे 2 लाख रुपए और बी की है 2.5 लाख, इसमें से माइनस किया प्रॉफिट 60,000 और 37,500। आपके पास फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी 50,000 और 60,000। आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है 40,000, 50,000, माइनस करके वैल्यू आ गई 90,000 और कितनी? 1,02,500। कोई दिक्कत इसमें? सर नहीं। अब 90,000 और 1 लाख
2500 की जो रेशो आएगी वो कितनी आएगी 900/1925 और यहाँ आ जाएगा 1025/1925। इस रेशो में हमें अपनी ज्वाइंट कॉस्ट जो 1 लाख रुपए है उसे बांटना है और बांटने के बाद अमाउंट कितना आ रहा है 46753 और 53247। तो इसका ना ए प्रोडक्ट बनाने में 46,753 रुपये का ज्वाइंट कॉस्ट का खर्चा आ रहा है, जबकि बी को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है 53,247। अब यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी से डिवाइड भी कर सकते हैं। क्वांटिटी 600 और कितनी है 400, तो यहाँ पे 600 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे 400 से। यदि वो आपसे कहते हैं ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट बताओ, पूछते हैं, तो 46753 डिवाइडेड बाई 600 यूनिट, तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 77.92 और यहाँ कितना आ जाएगा 53247 डिवाइड बाई 400, तो आपके पास ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 133.12। ठीक है ना। तो पर यूनिट पूछेंगे तो पर यूनिट के लिए आपको ज्वाइंट कॉस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके होंगे, ए और बी का जो अलग अलग अमाउंट आ चुका होगा, जिसको कहते हैं ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन, उसे क्वांटिटी से क्या कर देंगे डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट। पूछेंगे तो करेंगे, नहीं पूछेंगे तो नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? हाँ जी, बहुत आसानी से आपने हमें फिजिकल आउटपुट मेथड, एनआरवी मेथड और सेल वैल्यू एट एसओपी मेथड समझा दिया और उनका डिफरेंस भी क्लियर कर दिया। ठीक है जी, चले आगे। विच मेथड फॉर ज्वाइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट शुड बी यूज। सर एग्जाम में यदि किसी मेथड का नाम हमें ना दे रखा हो तो क्या करना है, और यदि मेथड का नाम दे रखा है तो क्या करना है, मतलब ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, आप हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। तो हमने कहा यदि ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए किसी क्वेश्चन में मेथड का नाम मेंशन है, गिवन है, तो आपको उसी मेथड को यूज़ करना है जिस मेथड का नाम दे रखा है। यदि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि सेल वैल्यू एट एसओपी मेथड यूज़ करो, तो आप सेल वैल्यू एट एसओपी से ज्वाइंट कॉस्ट बांटोगे कौन से प्रोडक्ट की, मेन प्रोडक्ट की। ठीक है जी। सर यदि मेथड का नाम ही ना मेंशन कर रखा हो और सिर्फ वो कहते हैं ज्वाइंट कॉस्ट को बांटो, तो ऐसे केस में हम क्या करें, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, सेल वैल्यू एट एसओपी सबसे बेस्ट मेथड होता है, आप उसे यूज करो। यदि सेल वैल्यू एट एसओपी क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा आपके जितने प्रोडक्ट हैं, तो फिर ऐसे में आपको मजबूरन किसका यूज करना पड़ेगा, एनआरवी का, क्योंकि एनआरवी भी क्या है, सेल वैल्यू एट एसओपी है, बस फर्क इतना है कि जो सेकंड मेथड था वो एक्चुअल था और जो थर्ड मेथड है एनआरवी वो एस्टिमेटेड है। तो एक्चुअल और एस्टिमेटेड में पहली प्रेफरेंस एक्चुअल पे जाती है, इसलिए मेथड नंबर 2 बेटर होता है। यदि बेटर वाली वैल्यू नहीं मिल पा रही क्वेश्चन में, तो ऑब्वियस आपको एस्टिमेटेड पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना। आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, दो लोग मिले, एक से आपने पूछा यार मुझे यहाँ जाना है, उसने एग्जैक्ट रास्ता बताया, दूसरा कह रहा सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो जब पहले वाले ने एग्जैक्ट रास्ता बताया तो उसकी सुनोगे ना यार। यदि वो वाला बंदा आपको नहीं मिलता और दूसरा वाला कहता है जी ये रास्ता जा सकता है, मेरे हिसाब से 90% एक्यूरेट है, 99% एक्यूरेट है, तो आप उसकी बात यकीन करके मान लोगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर यदि सेल वैल्यू एट एसओपी भी क्वेश्चन में नहीं दे रखी, आपके पास में सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी नहीं दे रखी, जिसकी वजह से हम एनआरवी नहीं निकाल पा रहे, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, भगवान का नाम लोगे और लास्ट ऑप्शन जो फिजिकल आउटपुट है वो यूज करोगे। यदि किसी क्वेश्चन में सेल वैल्यू एट एसओपी भी नहीं दे रखी, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं दे रखी, फिजिकल आउटपुट नहीं दे रखी, तो समझ लेना वो क्वेश्चन ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का भी नहीं होगा। जब सारी इंफॉर्मेशन ही नहीं है उस क्वेश्चन में, उस चैप्टर से रिलेटेड, तो समझ लेना वो क्वेश्चन भी ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का नहीं होगा, वो किसी और चैप्टर का होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया सर सारे पॉइंट, कोई दिक्कत हमें यहाँ पर नहीं है। हाँ जी, इस चैप्टर में जो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो मैं कराना चाहता हूँ, जिसको मैंने दो कैटेगरी में बांट रखा है। केस 1 जिसमें सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे मेन प्रोडक्ट होंगे, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, नो बाई प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन आपके पास में आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडस्ट्री है जो 4 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं ABCD, आउटपुट आपके पास गिवन है, सेल वैल्यू गिवन है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन है, जिसको हम कहते हैं आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट या आफ्टर स्प्लिट ऑफ कॉस्ट। इफ द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो सेल वैल्यू आपके पास है 1,60,000, 1,20,000 और 90,000, बट आपके सी के आगे जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो नहीं दे रखी। तो आपको मैं सबसे पहले ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसके आगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन होती है सेल वैल्यू के, वो सेल वैल्यू बन जाती है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये सेल वैल्यू आपके पास है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो हमारे 4 प्रोडक्ट है ABCD, उनमें सी को छोड़कर बाकी जो हमारे 3 प्रोडक्ट हैं A, B और D, हम उसे कब बेच रहे हैं, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच रहे हैं। और इस बात का हमें पता कैसे चला, क्योंकि हमें 3 प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है, सी की नहीं दे रखी। अब इफ द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट SOP विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, तो ये सेल वैल्यू आपको मिलेगी। और हमारे को यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनानी है, एक बार आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और एक बार एट SOP,
और यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए आपने जो मेथड यूज़ करना है वो है सेल वैल्यू एट एसओपी। तो जब कभी एग्जाम के अंदर ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के कोई क्वेश्चन आए तो पहला काम आपको ये चेक करना है कि क्या सारे प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट हैं, कोई बाई प्रोडक्ट है या नहीं। तो पता चला इस क्वेश्चन में कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, ऑल प्रोडक्ट्स आर मेन प्रोडक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा, ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है तो देखा 2 लाख रुपये। फिर ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए मेथड कौन सा अप्लाई करना है तो सेल वैल्यू एट एसओपी। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम ज्वाइंट कॉस्ट 2 लाख रुपये को बांटेंगे सेल वैल्यू एट एसओपी के रेशो में। सेल वैल्यू एट एसओपी आपको निकालनी नहीं है, क्वेश्चन में दे रखी है 1 लाख रुपये, 80,000 रुपये, 25,000 रुपये और 45,000 रुपये। मतलब 1 लाख रुपये, 80,000 रुपये, 25,000 रुपये, 45,000 रुपये हमारे को सेल वैल्यू एट एसओपी क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है जी। तो ज्वाइंट कॉस्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है ABCD प्रोडक्ट की और हमें दे रखी है टोटल 2 लाख रुपये। तो आपको यहाँ पे जो मेथड यूज़ करना है वो यूज़ करना है सेल वैल्यू एट एसओपी मेथड, और इस मेथड के हिसाब से आप अपनी ज्वाइंट कॉस्ट को बांटेंगे। तो सबसे पहले हमें सेल वैल्यू एट एसओपी जो कि क्वेश्चन में 1,80,000, 25,000, 45,000 रुपये दे रखी है वो हमने लिखी, उसकी रेशो निकाली। तो रेशो निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ पे सब में आपके 3-3 जीरो कैंसिल हो रहे हैं, 3-3 जीरो कॉमन है। तो अब आपके पास में बचेगा कितना 100, फिर 80, 25, 45। अब आपको करना क्या है 100, 80, 25, 45 इन सब का हमने सम किया तो हमारे पास आया 250। तो इसका मतलब यदि मैं 2 लाख रुपए की ज्वाइंट कॉस्ट जो मुझे दे रखी है क्वेश्चन में उसमें ए का हिस्सा कितना है तो 100/250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बी का हिस्सा निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 80/250 से, और यदि सी का हिस्सा निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25/250 से, और यदि यहाँ पे हिस्सा निकालना है टी का तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45/250 से, 45/250। तो आपके पास में अमाउंट कितना कितना आएगा वो निकाल लो। 80,000 रुपये, 64,000, 20,000 और आपके पास में कितना आ जाएगा 36,000। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। तो ज्वाइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अब हमें निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए एक बार हमें अपनी जो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी उस पर लिखना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, और दूसरी स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एट एसओपी। हमें क्वेश्चन में जब भी प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग निकालना होता है हमारा फॉर्मूला होता है सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस ज्वाइंट कॉस्ट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। आप इनमें से किसी भी चीज़ को पहले और बाद में माइनस कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। तो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से हमने माइनस किया फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस किया हमने ज्वाइंट कॉस्ट, और आपके पास में आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 40,000 रुपये, 36,000 रुपये, 5,000 रुपये, 24,000 रुपये, और टोटल आपके पास आ जाएगा 1,05,000 रुपये। अब पहला आंसर यहाँ पे आपका खत्म होता है। दूसरा आंसर आपको निकालना है प्रॉफिट एट एसओपी। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है सेल वैल्यू एट एसओपी माइनस ज्वाइंट कॉस्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस एट एसओपी। ठीक है ना। तो आपके पास में सेलिंग एक्सपेंसेस एट एसओपी दे नहीं रखा तो सेल वैल्यू एट एसओपी में से माइनस कर देंगे ज्वाइंट कॉस्ट। तो आपके पास में ए प्रोडक्ट का प्रॉफिट आएगा 20,000, बी का 16,000, सी का 5,000 और डी का कितना है 9,000, और टोटल आपके पास आ जाएगा 86,500। अब यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि यदि कंपनी आपसे डिसीजन मेकिंग करवाना चाहते हैं कि ABCD में कौन सा प्रोडक्ट हमें कब बेचना चाहिए, तो सी तो आपको एसओपी पे ही बेचना है क्योंकि उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है। इसका मतलब आप सी को फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते, आपके पास सी का एक ही डिसीजन है एट एसओपी। ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या देखा कि ए यदि आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचते हैं तो 40,000 का प्रॉफिट आएगा, जबकि बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग में 20 का आएगा। तो हमारा डिसीजन क्या होगा आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट आपका ज़्यादा है। ऐसे बी केस में भी आपका डिसीजन होगा आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि यहाँ पे 36,000 रुपये कमा रहे हैं, यहाँ पे 16,000, तो 20,000 रुपये का प्रॉफिट आपको बी पे ज़्यादा मिल सकता है यदि आप उसे फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें। डी केस में भी आपका डिसीजन क्या होगा आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये पॉइंट आपसे पूछा नहीं है, पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि भाई आपको कब कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हम, और यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में एक इंडस्ट्री है जहाँ पर हम 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं ABCD, जिसकी सेल वैल्यू हमें गिवन है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन है, आपकी जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो 2,53,500 है। यदि हम सारे के सारे प्रोडक्ट एसओपी पॉइंट पे बेचते हैं तो सेल वैल्यू क्या होगी 1,15,000, 90,000, 60,000, 80,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर
प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, मतलब इनकम स्टेटमेंट आपको बनानी है। एक बार प्रोडक्ट कब बेचो फर्दर प्रोसेस के बाद, और दूसरी बार कब बेचो एट एसओपी। और यहाँ पे हमें जो ज्वाइंट कॉस्ट बांटना है वो कौन से मेथड के हिसाब से बांटना है, एनआरवी के हिसाब से बांटना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने ज्वाइंट कॉस्ट को बांटा था सेल वैल्यू एट एसओपी मेथड से, और इस बार हम किससे कर रहे हैं, एनआरवी से। तो एनआरवी के लिए हमें करना क्या होगा, पहले एनआरवी ढूंढनी पड़ेगी। एनआरवी निकालने के लिए सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से हमें माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट, माइनस करना पड़ेगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस करना पड़ेगा सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब क्वेश्चन में ना तो प्रॉफिट की जानकारी दे रखी है, ना सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दे रखा है। तो आपका जो फॉर्मूला है अब वो क्या बचा, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपके लिए बन जाएगा एनआरवी, और उसकी रेशो में आप 2,53,500 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे करना है, फटाफट से देखो। तो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमने माइनस किया चारों प्रोडक्ट का। अब आप कहोगे कि सर ए, बी और डी ये तीन प्रोडक्ट तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच रहे हैं, लेकिन सी तो किस पे बेच रहे हैं, एट एसओपी। तो आप यहाँ पे सी को कंसीडर क्यों कर रहे हैं, ये तो एसओपी पे बिका है। तो भाई ज्वाइंट कॉस्ट तो चारों प्रोडक्ट को बनाने में लगी है, तो रेशो भी तो आपको चारों की चाहिए होगी। तो ऐसे केस में जो सी प्रोडक्ट है जो आप एट एसओपी बेच रहे हो वो मजबूरन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसकी सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं दे रखी, ना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी। तो जब आपको रेशो निकालनी होगी एनआरवी, तो एनआरवी का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी। इसका मतलब जो रेशो आप निकाल रहे हो किसकी रेशो निकाल रहे हो, सेल वैल्यू एट एसओपी की। अब आपके पास ए, बी और डी इनकी तो सेल वैल्यू आपको एस्टिमेटेड मिल पा रही है, लेकिन सी की नहीं मिल पा रही। तो मजबूरन आपको सी की कौन सी सेल वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, एक्चुअल वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि तीन जगह तो आपके पास में एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी आ जाएगा, और एक जगह आपको एक्चुअल सेल वैल्यू एट एसओपी लेना पड़ेगा, ताकि चारों प्रोडक्ट पर हम ज्वाइंट कॉस्ट का बर्डन डाल सकें। यदि मैं सी को यहाँ पे कंसीडर ना करूँ तो जो रेशो होगी वो ए, बी और डी की आएगी। ज्वाइंट कॉस्ट का खर्चा हम कर रहे हैं किस पे, चार प्रोडक्ट पे, और बर्डन किस पे आ जाएगा, तीन पे, क्योंकि रेशो तीन की निकलेगी। तो ऐसे में सी प्रोडक्ट की ज्वाइंट कॉस्ट का बर्डन जीरो हो जाएगा, और वो बर्डन ए, बी और किस पे आ जाएगा, डी, जिससे ए, बी, डी का प्रॉफिट क्या निकलेगा, गलत। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है कि जिसकी सेल वैल्यू एट एसओपी एस्टिमेटेड निकल सकती है वो निकालो, जिसका नहीं निकल सकता उसका आपको एक्चुअल लिखना पड़ेगा। चलो जी, बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। तो ए, बी, सी, डी ये हमने सबकी सेल वैल्यू लिखी, उसमें से जिसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है वो माइनस की, और माइनस करके आपके पास ए, बी और डी का एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी आ गया, और सी का एक्चुअल आ गया। आपके पास में चारों प्रोडक्ट की सेल वैल्यू एट एसओपी आ गई। उस रेशो में हमें अपनी ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है। तो हमने क्या देखा कि कितने जीरो हमारे कॉमन हैं, तीन तीन जीरो हमारे कॉमन है, हमने उनको हटा दिया। तो 108, 100, 60, 70 हमने इन सब का सम किया 108 में 100 प्लस किया, फिर 70 प्लस किया, फिर 60 प्लस किया, या 60 पहले ले लो 70 बाद में ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल कितना, 338, 338। अब ज्वाइंट कॉस्ट निकालनी है, ए बनाने में कितनी लगी, तो 2,53,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 108 से, डिवाइड करेंगे 338 से। ऐसे ही अगले केस में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 338 से डिवाइड। आसान तरीका क्या है, 2,53,500 को 2,53,500 को पहले 338 से डिवाइड कर लो, आपके पास आएगा 750। मतलब 2,53,500 को 380 से डिवाइड किया 338 से, आपके पास आया 750। अब 750 को एक बार मल्टीप्लाई करो 108 से तो 81,000 आ जाएगा। एक बार आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 75,000। फिर आपने एक 750 को मल्टीप्लाई किया 60 से तो आपके पास आ जाएगा 45,000। 750 को मल्टीप्लाई किया 70 से तो आपके पास आ जाएगा 52,500। जो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है 2,53,500, वो आप क्या करोगे, चारों प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे भाई? कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे निकालना है प्रॉफिट, एक बार आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और एक बार आपको निकालना है एट एसओपी। तो जब भी आपको प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग निकालना होगा तो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से माइनस क्या कर देंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस कर देंगे ज्वाइंट कॉस्ट, माइनस कर देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, जो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हमने लिखा नहीं। तो हमारा ए बी सी डी चारों प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है वो आएगा 27,000, हमारे पास में आ जाएगा 25,000, हमारे पास में कितना आ जाएगा 15,000 और आ जाएगा 17,500, टोटल आ जाएगा 84,500। कोई दिक्कत है तो एक बार चेक कर लो। 4,28,000 में से माइनस किया 90,000 पे, माइनस किया 2,53,500,
अपने पास आएगा 84,500। अब यदि मुझे अपना प्रॉफिट एट एसओपी निकालना है तो सेल वैल्यू एट एसओपी माइनस ज्वाइन कॉस्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस एट एसओपी। तो आपके पास सेलिंग एक्सपेंसेस एट एसओपी नहीं दे रखा तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। सेल वैल्यू एट एसओपी में से माइनस करेंगे ज्वाइन कॉस्ट, आपके पास प्रॉफिट आएगा 34, 15,000, 15,000 और 27,500, टोटल आ जाएगा 86,500। 34,000, 15,000, 15,000 और 17 कितना 27,500 आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट 91,500। एक बार चेक कर लेते हैं, 34,000, 15,000, 15,000, 27,500 आपके पास है 91,500। देखिए भैया फटाफट से, अब ज्वाइन कॉस्ट का एलोकेशन होने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। एक बार आपको प्रॉफिट निकालना है किस पे, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, और एक बार आपको निकालना है एट एसओपी। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जब प्रॉफिट निकालते हैं तो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से माइनस क्या करते हैं, आप माइनस करते हैं ज्वाइन कॉस्ट, माइनस करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेल वैल्यू एट एसओपी माइनस ज्वाइन कॉस्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस एट एसओपी। अब क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी होगी वो माइनस करेंगे, जो नहीं दे रखी होगी उसको इग्नोर करेंगे। तो पहले सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग चारों प्रोडक्ट का लिखा, फिर आपने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दी, माइनस कर दिया ज्वाइन कॉस्ट जो आपने अभी वर्किंग नोट में निकाला था एनआरवी बेसिस पे। आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 27,000, 25,000, 15,000, 17,500 और टोटल आ जाएगा 84,500। इसी तरीके से यहाँ पर यदि हम बात करें प्रॉफिट एट एसओपी, तो सबसे पहले हमने सेल वैल्यू एट एसओपी चारों प्रोडक्ट का लिखा, जिसमें माइनस किया ज्वाइन कॉस्ट जो वर्किंग नोट में निकाला था। आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 34, 15,000, 15,000, 27,500 और टोटल प्रॉफिट आपके पास में आ जाएगा 91,500। अब यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए, पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, पूछा जाए कि आपको डिसीजन मेकिंग करनी है कि आप अपना प्रोडक्ट कब बेचेंगे, आपको डिसीजन मेकिंग करनी है कि कौन सा प्रोडक्ट कब बेचना चाहिए, तो ए कब बेचना चाहिए, एट एसओपी क्योंकि एसओपी पे प्रॉफिट ज़्यादा है। बी कब बेचना चाहिए, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचना चाहिए। सी कब बेचना चाहिए, एट एसओपी क्योंकि उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है। डी कब बेचना चाहिए, एट एसओपी बेचना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो डी का कब ज़्यादा है, फर्दर प्रोसेस के बाद 17,500 है, एट एसओपी 27,500 है, तो ज़्यादा प्रॉफिट हमें कब मिल रहा है, एट एसओपी। तो इस तरीके से आप ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं। आगे चलें फटाफट से, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिसंबर 23 में आया था, वेस्टलैंड लिमिटेड इन कोर्स ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल्स ऑब्टेन 4 ज्वाइंट प्रोडक्ट PQRS। द टोटल ज्वाइंट कॉस्ट आपके पास है 976,640, 976,640 और आपके पास PQRS सारे के सारे मेन प्रोडक्ट है, ज्वाइंट प्रोडक्ट है, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है। आउटपुट आपके पास गिवन है, सेल वैल्यू गिवन है, सेपरेट कॉस्ट गिवन है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन है। कैलकुलेट नेट इनकम फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट इफ ज्वाइंट कॉस्ट आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ NRV। तो यहाँ पर भी आपको अपनी ज्वाइंट कॉस्ट जो 976,640 रुपये है उसे NRV के रेशो में बांटना है। अब NRV कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस प्रॉफिट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। यहाँ पे NRV आएगा, उस रेशो में 976,640 को हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जहाँ पर हम अपनी ज्वाइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 976,640 का। तो सेल वैल्यू आपके पास कितनी कितनी दे रखी है, 12,50,000, 30,000, 50,000, 80,000। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो सेल वैल्यू आपको दे रखी है इसमें आर प्रोडक्ट की सेल वैल्यू
आपकी कौन सी मानी जाएगी, एट एसओपी, क्योंकि इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं दे रखी। तो फटाफट से चलते हैं एक वर्किंग नोट पे जहाँ पर हम ज्वाइंट कॉस्ट का एलोकेशन करेंगे और एनआरवी मेथड से अपना आंसर निकालेंगे। तो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग पी क्यू, और अभी किसका दे रखा है, एस का। बाकी जो आर प्रोडक्ट है उसकी सेल वैल्यू एट एसओपी हमें दे रखी है 50,000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें दे रखी है 2 लाख कितनी, हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है 2,60,000, 20,000, 10,000। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2,60,000, 20,000, 10,000। तो आपके पास में एनआरवी कितना आ जाएगा, पी का 9,90,000, क्यू आ जाएगा 10,000, आर आ जाएगा 50,000, एस आ जाएगा 70,000। रेशो हमने निकाल ली, 4 जीरो सब में कैंसिल हो रहे हैं, तो रेशो बनेगी 99/112, 1/112, 5/112, 7/112। तो 9,76,000, 9,76,640 को सबसे पहले हमने 112 से डिवाइड कर लिया। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन आपके लिए सिंपल हो जाएगी। 9,76,640 को हमने डिवाइड किया किससे, 112 से, आपके पास आ जाएगा 8720। अब 8720 को एक बार 99 से मल्टीप्लाई करो, एक बार 1 से, एक बार 5 से और एक बार 7 से, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 8,63,280, 8720, 43,600, 61,040। और आपकी 9,76,640 की जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसका क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। अब आपको पहले पार्ट में क्या पूछा है, प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। तो जब भी हमसे क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने को बोलते हैं तो हमारे को ये देखना पड़ेगा सेल वैल्यू कौन सी गिवन है। तो हमारे पास में 3 प्रोडक्ट की सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग गिवन है और एक की सेल वैल्यू एट एसओपी गिवन है। तो जब भी इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोलेंगे सभी प्रोडक्ट लेने हैं, चाहे प्रोडक्ट हम एसओपी पे बेचें या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो सॉल्यूशन का जो पहला पार्ट है उसमें हमें अपनी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, प्रॉफिट शोइंग आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, जिसमें हमारा फॉर्मूला होता है सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस ज्वाइंट कॉस्ट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये फॉर्मूला मैं आपको 2 बार लिखा भी चुका हूँ, क्वेश्चन 1 में भी और क्वेश्चन 2 में भी। तो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में हमने माइनस किया ज्वाइंट कॉस्ट, माइनस किया फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। पहले हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दिया, बाद में ज्वाइंट कॉस्ट। आप कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पी क्यू आर एस जो मेरी 4 प्रोडक्ट हैं उनकी सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से मैंने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस किया और माइनस किया ज्वाइंट कॉस्ट का अमाउंट। तो मेरे पास में पी क्यू आर एस का प्रॉफिट आ गया और टोटल प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा 143,360। एक बार चेक कर लेते हैं, 1,26,720 में हमने 1,280 प्लस कर दिया, 6400 प्लस कर दिया, 8,960 प्लस कर दिया और 1,43,360 हमारे पास में टोटल प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहते हैं कैलकुलेट नेट इनकम। फिर से प्रॉफिट निकालो इफ द कंपनी डिसाइड टू सेल प्रोडक्ट एट एसओपी। ठीक है, अब वो कहते हैं यदि सारे के सारे प्रोडक्ट हम एसओपी पॉइंट पे बेचते तो हमारा प्रॉफिट पी क्यू आर एस का कितना कितना आता, और यदि पी की सेलिंग प्राइस 18 रुपये होती, क्यू की कितनी होती 1,50 रुपये, आर की कितनी है 10 रुपये और एस की कितनी है 7,80 रुपये। तो पहले 2 क्वेश्चन में आपने देखा आउटपुट का कोई यूज़ नहीं हो पाया था, बट इस क्वेश्चन में आउटपुट का यूज़ होने वाला है। कैसे, आउटपुट आपके पास में गिवन है 50,000, 10,000, 5,000, 8,000। सेलिंग प्राइस है 18 रुपये, 1,50 रुपये, 10 रुपये और 7,80 रुपये। यदि मैं आउटपुट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में सेल वैल्यू आ जाएगी, और ये सेल वैल्यू कौन सी आएगी, सेल वैल्यू एट एसओपी, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस कौन सी है, एट एसओपी। यदि सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट एसओपी है तो मल्टीप्लाई करने पर आउटपुट से आपके पास जो सेल वैल्यू आएगी वो कौन सी हो जाएगी, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग या सेल वैल्यू एट एसओपी। तो आपका आंसर है सेल वैल्यू एट एसओपी, क्योंकि सेलिंग प्राइस एट एसओपी है तो आंसर भी क्या आएगा, एट एसओपी। यदि सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग होता तो सेल वैल्यू भी कौन सा आता, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो अभी हम सेकंड पार्ट में 18 रुपये, 1,50 रुपये, 10 रुपये और 7,80 रुपये को जब मल्टीप्लाई करेंगे 50,000, 10,000, 5,000, 8,000 रेस्पेक्टिवली, तो आपके पास जो सेल वैल्यू मिलेगी वो सेल वैल्यू आ जाएगी एट एसओपी। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्वांटिटी 50,000, 10,000, 5,000, 8,000 को जब हमने 18 रुपये, 1.5 रुपये, 10 रुपये और 7,80 रुपये से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो सेल वैल्यू आएगी वो आएगी सेल वैल्यू एट एसओपी, और उसमें से हमने माइनस क्या कर दिया, माइनस कर दिया ज्वाइंट कॉस्ट। तो आपके पास में जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा पी का 36,720, क्यू का कितना आएगा 6,280, आर का कितना आएगा 6,400 और एस का कितना आ जाएगा 1,360 रुपये। अब 36,720 रुपये में हमने प्लस किया 6,280, 6,400 और 1,360,
आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 50,760। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास प्रॉफिट कब ज़्यादा है कब कम है, यदि इसकी डिसीजन मेकिंग करने को बोली जाए तो कैसे करोगे। आपसे यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि हमें कौन से प्रोडक्ट को कब बेचना चाहिए तो आपका आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डिसीजन यदि मेकिंग करने को कहा जाए तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए हम अपना प्रोडक्ट कब बेचेंगे, तो इसको बेचेंगे आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है। यहाँ पर एट एसओपी बेचोगे, यहाँ पर एट एसओपी, और इस वाले केस में आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो अब कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकती है यदि आपसे पूछा जाए तो। अदरवाइज आपके 2 आंसर कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन कंप्लीट। आगे चलते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए मेथड कौन सा यूज़ करना है, वर्किंग नोट बना के ज्वाइंट कॉस्ट को बांटो। फिर इनकम स्टेटमेंट में ये देखो कि आपको इनकम स्टेटमेंट जो बनानी है उसमें सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का यूज़ करना है या सेल वैल्यू एट एसओपी। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का यूज़ करना है तो वो प्रॉफिट बन जाएगा प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, और यदि सेल वैल्यू एट एसओपी यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉफिट का नाम हो जाएगा प्रॉफिट एट एसओपी। फिर आपसे डिसीजन मेकिंग करवा सकते हैं, यदि कंपनी को चारों में से कोई एक प्रोडक्ट एसओपी पे बेचना है या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचना है तो किस पे बेचें कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो हमारा डिसीजन प्रॉफिट कंपैरिजन पे बेस्ड है, जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा वहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट बेचने की सलाह कंपनी को देंगे। अब वो माने ना माने वो उनकी बात है, हम तो सिर्फ क्या दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। जैसे मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि जून 26 में प्रोसेस कॉस्टिंग और ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में ज़्यादा चांसेस किसके होंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के। पर ये ज़रूरी नहीं है, चांसेस ज़्यादा हैं, सलाह मैं दे रहा हूँ आपको। मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते, बट मैं ये भी सलाह दूंगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग और ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आप दोनों क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिसंबर 22 में आया था, एसडी लिमिटेड मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यहाँ पर वो कॉमन सॉल्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे 3 प्रोडक्ट आपके तैयार हो रहे हैं, CSD, CH और HY। यहाँ पे 3 तरीके के हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं रॉ मटेरियल से, CSD, CH और HY। कॉस्ट हमारी जो है कॉमन इनपुट की, कॉमन प्रोसेस में जो भी खर्चा आता है वो होती है ज्वाइंट कॉस्ट। तो हमारी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आ गई, 3,75,200। आफ्टर सेपरेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। हाँ जी, द एंटायर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वाज सोल्ड 4.5 लाख, 3,72,000। अच्छा, ये जो सेल वैल्यू है इसके आगे लिखा नहीं है कि ये सेल वैल्यू एट एसओपी है या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो यदि किसी क्वेश्चन में आफ्टर सेपरेशन एक्सपेंसेस दे रखे होते हैं, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है और सेल वैल्यू भी दे रखी है, तो ये सेल वैल्यू आपको कम मिली होगी फर्दर प्रोसेस करने के बाद। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं 4.5 लाख, 3 लाख और 72,000 रुपये की जो सेल वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको दे रखी है वो सेल वैल्यू कौन सी होगी, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस वर एस्टिमेटेड, सेलिंग एक्सपेंसेस सेल वैल्यू का कितने परसेंट है, 5% है। द कंपनी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कंपनी को लगता है कि वो प्रॉफिट कमा लेंगे 15%, 12% और कितना 10%, किसका, सेल वैल्यू का। रिक्वायर्ड में क्या पूछा है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। मतलब आपको यहाँ पे 2 काम करने हैं, एक तो ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है और साथ में आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है तीनों प्रोडक्ट का। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया कि ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए किसी मेथड का नाम नहीं दे रखा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। तो इसका पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, यदि मेथड का नाम दे रखा है तो उसी मेथड को यूज़ करो, मेथड का नाम नहीं दे रखा तो सेल वैल्यू एट एसओपी यूज़ करो। सर इस क्वेश्चन में तो सेल वैल्यू एट एसओपी दे नहीं रखी, तो मैंने फिर क्या कहा था, यदि सेल वैल्यू एट एसओपी ना दे रखी हो तो फिर आपको एनआरवी मेथड यूज़ करना चाहिए। इसका अलावा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए किसी मेथड का नाम नहीं दे रखा, बट आपका दिमाग क्या कहता है, मेरा दिमाग ये कहता है कि आप यहाँ पे एनआरवी मेथड यूज़ कीजिए। सारी चीज़ें मैंने आपको पहले से बता रखी है। तो एनआरवी मेथड में अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लिखना पड़ेगा। तो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आपके पास में कितना कितना है, 4.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 72,000। फिर आपके पास में सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 5% ऑफ सेल। तो 4.5 लाख का 5% आपके पास आएगा 22,500, 3 लाख का 5% 15,000, 72,000 का 5% 3,600। प्रॉफिट आपके पास है 15%, 12%, 10%। तो 4.5 लाख का 15%, 3 लाख का 12%, 72,000 का 10% हमने लिख दिया।
फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,90,000, 90,000, 15,000 और हमने इसको माइनस कर दिया। तो आपके पास में जो NRV आएगा वो कितना कितना आएगा, एक बार चेक कर लो। 4.5 लाख में से हमने माइनस किया 67,500, माइनस किया 22,500, माइनस किया 1,90,000, अपने पास आया 1,70,000। फिर ऐसे ही 3 लाख में से हमने माइनस किया 36,000, माइनस किया 15,000, माइनस किया 90,000, हमारे पास आ जाएगा 1,59,000। और आखिरी केस में 72,000 में से माइनस किया 7,200, माइनस किया 3,600, माइनस किया 15,000, अपने पास आएगा 46,200। अब इसकी रेशो निकाल लो। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं, 2 जीरो कैंसिल हो सकते हैं, तो जो कैंसिल नहीं हो सकता वो कितना है, 1,700, 1,590 और 462, इन तीनों को प्लस कर लो। 1,700, 1,590 और 462, आपके पास टोटल आ जाएगा 3,752। अब आपकी जो ज्वाइन कॉस्ट है वो कितनी थी, हमने देखा था क्वेश्चन में हमारे पास जो ज्वाइन कॉस्ट है वो आपके पास है 3,75,200। 3,75,200, 3,75,200 को हमने डिवाइड किया 3,752 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3,75,200 को 3,752 से डिवाइड किया, आपके पास आएगा 100। अब 100 को एक बार 1,700 से, एक बार 1,590 से और एक बार 462 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 को। तो 1,700 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,70,000, 1,590 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,59,000, 462 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 46,200। इस तरीके से मेरे पास क्या आएगा, 3,75,200 की जो मेरी ज्वाइन कॉस्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा CSD, CH और किसमें, HY में। तो ज्वाइन कॉस्ट का अपोर्शनमेंट NRV मेथड से हमें करना है, जो सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट में यहाँ जो प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि सेल वैल्यू आपको कौन सी दे रखी है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो आपको करना क्या है, एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है जिसमें लिखना है सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, माइनस करना है ज्वाइन कॉस्ट, माइनस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस करना है सेलिंग एक्सपेंस से। तो सेल वैल्यू में से ज्वाइन कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंस माइनस करने पर पहले प्रोडक्ट का प्रॉफिट आएगा 67,500, दूसरे प्रोडक्ट का प्रॉफिट आएगा 36,000 और तीसरे प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 7,200। और आपका टोटल प्रोडक्ट तो 3 हैं, उनका कंबाइंड प्रॉफिट कितना आएगा, तीनों को जोड़ लो, 1,10,700। तो 1,10,700 का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा कंपनी का। बोलो भाई कोई दिक्कत है इसमें किसी को, हाँ जी जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत है तो। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है तो। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, XYZ लिमिटेड प्रोसेस 1,50,000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल इन अ मंथ टू प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट P and Q। यहाँ पर हम 1,50,000 किलोग्राम मटेरियल का इस्तेमाल करके 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं P and Q। 1 किलोग्राम मटेरियल हमें कितने रुपए का मिल रहा है, 8 रुपये का। इसका मतलब 1.5 लाख किलोग्राम मटेरियल हमने कितने का खरीदा होगा, 12 लाख रुपये का। 12 लाख रुपये हमारी आ गई मटेरियल कॉस्ट। 1,50,000 किलोग्राम को बेटे यदि हम मल्टीप्लाई करें 8 से तो हमारे पास आ जाएगा 12 लाख रुपये। उसके अलावा जो अदर मटेरियल है वो 3.5 लाख का है, डायरेक्ट वेरिएबल 2,80,000 का है, वेरिएबल ओवरहेड 3 कितना 2,35,000 का और फिक्स ओवरहेड आपके पास है 1,45,000 का। इसका मतलब जो हमारा मेन मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जैसे हम कह सकते हैं वो हमारे पास में 12 लाख रुपये का है। उसके अलावा जो और खर्चे हमने किया वो ये हैं, सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ज्वाइन कॉस्ट। अब द लॉस इन प्रोसेस इज 5% ऑफ इनपुट, मतलब 1,50,000 किलोग्राम में हमें 5% नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो 1,50,000 किलोग्राम का 5% जो आता है 7,500, 7,500 किलोग्राम हमारा मटेरियल वेस्ट हो गया। तो हमारा जो आउटपुट है वो आएगा 1,42,500 किलोग्राम। तो हम ये कह सकते हैं 1,42,500 किलोग्राम में एक तो P बनाया है और एक हमने क्या बनाया है, Q बनाया। किस रेशो में बनाया है, 1:2 की रेशो में बनाया है। इसका मतलब हमें 1,42,500 किलोग्राम को 1:2 की रेशो में बांटना पड़ेगा P and Q में। तो अब 1,42,500 को यदि 1:2 की रेशो में बांटे तो 1/3 और 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास में P की जो क्वांटिटी है वो कितनी आ जाएगी, P की क्वांटिटी आ जाएगी 47,500 और जो Q है वो आपके पास में आ जाएगा 95,000 किलोग्राम।
हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? सर कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, 1,42,500 को 1:2 के रेशो में बांट दिया, जैसा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। द सेलिंग प्राइजेज ऑफ टू प्रोडक्ट एट एसओपी, यदि एसओपी पॉइंट पर हम इसे बेचें तो पी 12 रुपये में बिक जाएगा और क्यू कितने में बिकेगा, 20 रुपये में। A proposal is available to further process the product P by mixing it with other purchase material. आपके पास एक प्रपोजल आया कि हमारा जो प्रोडक्ट P है आप उसे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं एक और मटेरियल मिलाकर। द एंटायर करंट आउटपुट ऑफ P कैन बी प्रोसेस फर्दर टू ऑब्टेन अ न्यू प्रोडक्ट S। P को यदि मैं फर्दर प्रोसेस करूं तो एक नया प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाएगा जिसका नाम अब P से क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। मतलब P को फर्दर प्रोसेस करने के बाद उसका नया नाम होगा S। द सेलिंग प्राइस ऑफ S, S की सेलिंग प्राइस क्या होगी, 15 रुपये। मतलब P कितने में बेच रहे हो, 12 रुपये में, और S कितने में बेचोगे, S बेचोगे 15 रुपये में। ये कहने का मतलब है। इसका नाम फर्दर प्रोसेस करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट P पहले 12 में बिकता था, अब वो नए नाम S से कितने में बिक जाएगा, 15 रुपये के हिसाब से बिक जाएगा। आगे की लाइन बड़ी काम की है। ईच किलोग्राम ऑफ आउटपुट ऑफ S विल रिक्वायर 1 किलोग्राम ऑफ इनपुट P। मतलब हर 1 किलोग्राम P से हम S कितना बनाएंगे, 1 किलोग्राम। इसका मतलब यदि P 100 किलोग्राम है तो S भी 100 किलोग्राम बनेगा। P 1000 किलोग्राम है तो S भी आपका 1000 किलोग्राम बनेगा। बट इस समय P कितना हमारे पास में, 47,500। P कितना हमारे पास में, 47,500। तो हमारे पास में S भी कितना बनेगा, 47,500। इसका मतलब P को फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो हमारी आउटपुट आएगी वो कितनी आएगी, 47,500 आएगी। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी आपकी, 1,85,000 रुपये 1 महीने की। ठीक है जी, क्योंकि ये सारी जानकारी जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में वो किसकी दे रखी है, 1 महीने की। तो मैं यहाँ तक जो क्वेश्चन समझ पाया हूँ वो क्या है, जरा ध्यान से समझिए। हम ये कह रहे हैं P और Q हमारे दो प्रोडक्ट हैं जिसमें हमारे पास में जो आउटपुट है P की वो 47,500 किलोग्राम और आपके पास है 95,000 किलोग्राम। ठीक है जी। P को यदि मैं S में कन्वर्ट करता हूँ, P को यदि मैं S में कन्वर्ट करता हूँ तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर 1 किलोग्राम P से SP कितना बनता है, 1 किलोग्राम बनता है। तो इसका ना दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम। अब ऐसे में सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम, सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम आपके पास यहाँ पे कितनी है, 12 रुपये, यहाँ पे कितनी दी, 15 रुपये, और यहाँ कितनी है क्वेश्चन में, 20 रुपये। तो अब आप क्या निकालोगे, यहाँ पे सेल वैल्यू निकालोगे। तो सेल वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके सेल वैल्यू कितनी आएगी, 47,500 को आपने मल्टीप्लाई किया 12 से, आपके पास आ जाएगा 5,70,000। अच्छा, इस सेल वैल्यू का नाम क्या होगा, इस सेल वैल्यू का नाम होगा सेल वैल्यू एट SOP। अच्छा, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7,12,500। तो अब जो सेल वैल्यू होगी उसका नाम होगा सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि आप फर्दर प्रोसेस करके एक नए नाम से बेच रहे हैं, किसको, P को, S के नाम से। और यहाँ पे सेल वैल्यू कितनी आ रही है, 95,000 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 95,000 को आपने 20 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बेटा आएगा 19 लाख रुपये। 19 लाख रुपये जो सेल वैल्यू है वो सेल वैल्यू कौन सी है, एट SOP है। इसका मतलब एक प्रोडक्ट जो P है उसे SOP के नाम से बेचोगे, P के नाम से बेचोगे तो 5,70,000 रुपये सेल वैल्यू मिलेगी, और फर्दर प्रोसेस करके S के नाम से बेचोगे तो आपको जो सेल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 7,12,500। जो Q है वो आपको एट SOP ही बेचना है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप उसे SOP पे ही बेचेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग मंथली प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड ऑन फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को SOP पॉइंट पे बेचें या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचें तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा। विल यू रिकमेंड फर्दर प्रोसेसिंग, क्या आपको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। तो यदि फर्दर प्रोसेस करके हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो हाँ, और नहीं मिलेगा तो ना, सीधा सा है। नोट क्या लिखा है, अपोर्शन द ज्वाइंट कॉस्ट आर मेड ऑन सेल वैल्यू एट SOP। आपको यहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट कौन से मेथड से बांटना है, सेल वैल्यू एट SOP। अब सेल वैल्यू एट SOP कितना कितना है, एक जगह 5,70,000 रुपये है, एक जगह 5,70,000 रुपये है, और दूसरी जगह है 19 लाख। इसका ना 5,70,000 और 19 लाख की रेशो में आपकी जो ज्वाइंट कॉस्ट आएगी उसे बांट दोगे। अब ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आएगी वो आपको निकालना पड़ेगा, तो वो वर्किंग नोट मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है। सबसे पहले आपका जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, मेन मटेरियल, वो 12 लाख का है।
उसके अलावा अदर मटेरियल 3.5 लाख का, लेबर 2,80,000 की, वेरिएबल ओवरहेड 2,35,000 के और फिक्स ओवरहेड 1,45,000। ये पांचों खर्चे आपको जोड़ने हैं। चार तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक मैंने 1,50,000 को 8 से मल्टीप्लाई करके 12 लाख निकाला। तो पांचों खर्चे जोड़ दो, आपकी आ जाएगी ज्वाइंट कॉस्ट। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें यहाँ पर आउटपुट कितनी थी, 1,50,000 माइनस 5%, 1,42,500, उसे हमने 1:2 के रेशो में डिवाइड किया, तो आपके पास आया 47,500 और आपके पास आया 95,000। फिर 1,50,000 किलोग्राम मटेरियल को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 12 लाख रुपए प्लस 3.5 लाख प्लस 280 प्लस 235 प्लस 1,45,000। आपकी जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो कितनी आ गई, 22,10,000। तो ज्वाइंट कॉस्ट आ गई 22,10,000 और इस 22,10,000 को आपने डिवाइड करना है किसमें, सेल वैल्यू एट एसओपी में। सेल वैल्यू एट एसओपी आपकी है 5,70,000, 19 लाख। तो 5,70,000 और 19 लाख की जो रेशो है वो हमारे पास आएगा 57 और 190, टोटल हो गया 247। अब आपको करना क्या है, 22,10,000 को 57 अपॉन 247 और 22,10,000 को मल्टीप्लाई करना है 190 अपॉन 247। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो 22,10,000 इंटू 57 डिवाइडेड बाई 247, आपके पास आ जाएगा 5,10,000। फिर 22,10,000 को मल्टीप्लाई किया आपने 190 से, डिवाइड कर दिया आपने 247 से, आपके पास आ जाएगा 17 लाख। तो जो ज्वाइंट कॉस्ट 22,10,000 रुपये आपने निकाली थी, आपने उसे पी और क्यू में सेल वैल्यू एट एसओपी की रेशो में, जो कि 57 190, और आप यदि इसे सिंपल फॉर्म में लेके जाएंगे तो 3:10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3:10। और सिंपल फॉर्म यदि करते हैं किसका 57:190 का, यदि आप सिंपल फॉर्म निकालते हैं तो आप 3:10 भी कह सकते हैं इसे। हाँ जी, आगे चलते हैं हम फटाफट से। हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट है वो एग्जिस्टिंग है, मतलब एट एसओपी, प्रॉफिट एट एसओपी। तो सेल वैल्यू एट एसओपी जो कि 5,70,000 और 19 लाख है, उसमें से ज्वाइंट कॉस्ट जो अभी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट की थी 5,10,000 और 17 लाख माइनस कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट एट एसओपी कितना आ जाएगा, 60,000 और 2 लाख। अब आगे ये कहते हैं कि यदि हम अपना प्रोडक्ट पी को फर्दर प्रोसेस करके एस के नाम से बेचें तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। अच्छा, एक काम आपको और करना है, यहाँ पर जब भी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, मैंने आपको क्या कहा था, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सबको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आपके क्यू पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, बट एस जो है, जो पी का फर्दर प्रोसेस करने के बाद नया नाम है, पी का फर्दर प्रोसेस करने का जो नया नाम है एस, अब उसकी सेल वैल्यू आपको कौन सी लेनी है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, जो हमने वर्किंग नोट में निकाली थी 7,12,500, फिर उसमें से माइनस किया ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट 5,10,000 है और आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 1,85,000, आपका प्रॉफिट है 17,500। इसका मतलब यदि मैं पी को एस में कन्वर्ट करता हूँ, पी को एस में कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट जो पहले 60,000 रुपये आया करता था अब 17,500 हो जाएगा। प्रॉफिट घट जाएगा कितने रुपए से, 42,500 से। तो पी को फर्दर प्रोसेस करने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा कितने रुपए से, 42,500 से। तो क्या आप एडवाइस दोगे कि फर्दर प्रोसेस करके बेचो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका प्रॉफिट घट रहा है। तो आपके पास क्या है कंक्लूजन, फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ पी इज नॉट रिकमेंडेड, नहीं रिकमेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा कितने रुपए से, 42,500 से। हाँ जी, हाँ, कोई दिक्कत इसमें किसी को? बोलो भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलें। सर कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ गया, आगे चलिए। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया केस नंबर 2, ऑल द प्रोडक्ट्स आर नॉट मेन प्रोडक्ट। मतलब कि यहाँ पर अब आपको सारे के सारे प्रोडक्ट मेन नहीं मिलेंगे, मेन के साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी मिलेंगे। मतलब केस नंबर 2 में मेन प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट भी मिलेंगे और बाई प्रोडक्ट भी मिलेंगे, ये मतलब है। अब ऐसे केस में जहाँ पे मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, वहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी एडजस्टमेंट बाई प्रोडक्ट की करनी पड़ती है और वहाँ चेक करना पड़ता है कि बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू लो है या बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू आपकी नॉट वेरी लो। वेरी लो और नॉट वेरी लो। वेरी लो के केस में हम क्या करते हैं, जो सेल वैल्यू मिलती है, सेल वैल्यू ऑफ
बाई प्रोडक्ट हम उसको क्या मान के चलते हैं, स्क्रैप वैल्यू मान के चलते हैं। और ऐसे केस में ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट निकालने के लिए टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू हम क्या कर देते हैं, बाई प्रोडक्ट की माइनस कर देते हैं। और फिर इस ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए हमारे पास जो 3 मेथड होते हैं, फिजिकल आउटपुट मेथड, सेल वैल्यू एट एसओपी मेथड और एनआरवी, इन तीनों में से जो भी मेथड का नाम दे रखा होगा उसका इस्तेमाल करके हम अपने मेन प्रोडक्ट की ज्वाइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कब, जब मेन प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हो। यदि एक ही मेन प्रोडक्ट है फिर तो सारी की सारी जो बची हुई ज्वाइंट कॉस्ट आएगी वो उसी मेन प्रोडक्ट की हो जाएगी। लेकिन यदि केस नंबर 2 आ जाए, नॉट वेरी लो, तो उस केस में सबसे पहले आपको ज्वाइंट कॉस्ट निकालना पड़ेगा, किसका, बाई प्रोडक्ट का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट माइनस प्रॉफिट ऑफ बाई प्रोडक्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ बाई प्रोडक्ट। ठीक है ना, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ बाई प्रोडक्ट। सर ये सारी चीज़ें तो आप हमें पहले बता चुके हो डिटेल में, बेटा रिवीजन करा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट निकालने के लिए टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट आपको क्या करना है, माइनस करना है। ये जो ज्वाइंट कॉस्ट आएगी मेन प्रोडक्ट की, इसके लिए आपका फिजिकल आउटपुट मेथड, सेल वैल्यू एट एसओपी और एनआरवी, जो भी मेथड का नाम क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको वो इस्तेमाल करना है। लेकिन कब, जब आपके मेन प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हों, और यदि एक ही है तो सारी की सारी ज्वाइंट कॉस्ट उसी मेन प्रोडक्ट की मानी जाएगी। तो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि मेन प्रोडक्ट एक है या एक से ज़्यादा है। चलो भाई आगे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आगे हम किस पे, 6 पे। 6 में क्या लिखा है, जी लिमिटेड जो प्रोडक्ट ए बना रहे हैं और साथ में उससे 2 बाई प्रोडक्ट भी बन रहे हैं बी और सी। इसका मतलब यहाँ पर एक ही मेन प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट कौन से हैं, सिंगल मेन प्रोडक्ट है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंगल, एक ही मेन प्रोडक्ट है। और बाई प्रोडक्ट कितने हैं, 2 बाई प्रोडक्ट्स हैं। चलिए, द एक्चुअल ज्वाइंट एक्सपेंसेस ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग पीरियड इज 9000, मतलब आपकी जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो 9000 पे। द प्रॉफिट ऑन ईच प्रोडक्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, ए प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना है, 33, 1/3%, बी का 25% है और सी का कितना है, 15%। सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस का मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपको क्वेश्चन में बता रखी है, ए बनाने की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 450 है, बी की कितनी है 325 और सी का कितना है 150। ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब आपके पास में सेल वैल्यू दे रखी है 6300, 4800 और 2500। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि बी और सी की जो सेल वैल्यू है वो ए से कम तो है लेकिन बहुत कम नहीं है, नॉट वेरी लेस, नॉट वेरी लो, बहुत कम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले बी और सी की ज्वाइंट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से बी और सी की ज्वाइंट कॉस्ट माइनस करोगे तो जो ज्वाइंट कॉस्ट निकलेगी अब वो मेन प्रोडक्ट की होगी और मेन प्रोडक्ट इस क्वेश्चन में एक ही है, तो सारी की सारी जो ज्वाइंट कॉस्ट बचेगी अब वो ए प्रोडक्ट की मान ली जाएगी। तो आपको वो स्टेप तो समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे ये चेक करना कि वेरी लो है या नहीं है, तो वेरी लो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, बी और सी की पहले ज्वाइंट कॉस्ट निकालो कि बी और सी की ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सेल वैल्यू बी और सी की कितनी है उसमें से प्रॉफिट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और जो उसका प्रॉफिट है वो माइनस करो, सेलिंग एक्सपेंसेस बाई प्रोडक्ट के वो माइनस करो। तो जो जो चीज़ें होंगी सब माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो देखो भी कितना कितना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सेल वैल्यू किसकी, ऑफ बाई प्रोडक्ट, बी 4800 हमें क्वेश्चन में गिवन है, सी का कितना है 2500। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 325 और कितना दे रखा है 150। सेलिंग एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखे, कोई बात नहीं। प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें, प्रॉफिट हमें दे रखा है 4800 का 25%, 4800 का 25% 1200 और 2500 का 15%, 2500 का 15% 375। आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कैसे निकाला, 4800 का 25% और यहाँ पर आप लिखेंगे 2500 रुपये का 15%। अब आपके पास जो वैल्यू बच रही है 3275 और 1975, ये आपकी ज्वाइंट कॉस्ट आ गई किसकी, बाई प्रोडक्ट बी और बाई प्रोडक्ट सी की। बाई प्रोडक्ट बी की ज्वाइंट कॉस्ट आ गया 3275 और सी का आ गया 1975। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट जो आपके पास थी वो 9000 रुपये थी। 9000 रुपये की ज्वाइंट कॉस्ट में से, 9000 रुपये की ज्वाइंट कॉस्ट में से टोटल ज्वाइंट कॉस्ट
जो आपके पास 9,000 थी उसमें से आपका खर्चा बी के लिए कितना हो गया 3275 और आपका खर्चा सी के लिए कितना हो गया 1975। अब बाकी का जो खर्चा बचेगा 9,000 में से इन दोनों को माइनस करके वो सारी की सारी जो ज्वाइंट कॉस्ट आएगी 3750 वो किसकी ज्वाइंट कॉस्ट बन जाएगी आपका मेन प्रोडक्ट की बन जाएगी। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है मेन प्रोडक्ट ए उसकी ज्वाइंट कॉस्ट आपकी कितनी आ जाएगी 3750। तो यदि आपसे पूछे भाई 9,000 रुपये की ज्वाइंट कॉस्ट में ए पे बर्डन कितना है 3750, बी पे कितना है 3275 और सी पे कितना है 1975। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को बताइए फटाफट से। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया इसमें सिंगल मेन प्रोडक्ट है और 2 बाई प्रोडक्ट हैं और बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू मेन प्रोडक्ट की सेल वैल्यू से कंपेयर करने पे बहुत कम नहीं है। तो ऐसे केस में सबसे पहले हमने बाई प्रोडक्ट बी और सी की क्या निकाली ज्वाइंट कॉस्ट निकाली और टोटल में से माइनस करके जो बची हुई ज्वाइंट कॉस्ट आएगी वो सारी की सारी सिंगल मेन प्रोडक्ट होने की वजह से ए प्रोडक्ट की मानी जाएगी। चलो भाई आगे चलते हैं फटाफट से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7 क्वेश्चन में आपके पास में टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन पॉइंट मतलब कि जो ज्वाइंट कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखी है क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपके पास कितनी है 2,20,000 रुपये है। अब ए एम एन आपके यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं तो इसमें क्या लिखा है 1 मेन प्रोडक्ट ए, तो आपका ए मेन प्रोडक्ट है एम पी का मतलब मेन प्रोडक्ट, 2 बाई प्रोडक्ट एम बाई प्रोडक्ट है और एन बी कौन सा प्रोडक्ट है बाई प्रोडक्ट। तो ये तो बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन हो गया जैसे क्वेश्चन नंबर अभी आपने 6 किया था। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें दे रखी है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दे रखा है, सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब यदि मैं 4,000 यूनिट को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास 4 लाख रुपए सेल वैल्यू ए की आ जाएगी। 1800 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी 72,000 रुपये आ जाएगी। 3,000 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90,000 रुपये सेल वैल्यू आ जाएगी एन की। अब आपके पास लिखा है एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज टू सेल वैल्यू, हमें एम और एन का दे रखा है। सेलिंग एक्सपेंसेस हमें तीनों की परसेंटेज दे रखी है। रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है एलोकेट द ज्वाइंट कॉस्ट को बांटो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं इसकी जो सेल वैल्यू आ रही है वो 4 लाख रुपए है, इसकी सेल वैल्यू कितनी है 72,000 और इसकी सेल वैल्यू कितनी है 90,000। तो 72,000 और 90,000 रुपये 4 लाख से कम तो है लेकिन बहुत कम नहीं है। बहुत कम कब होती जब ये 7,000 रुपये 8,000 रुपये 10,000 रुपये होती 4 लाख के आगे, बट अभी बहुत कम नहीं है। मतलब बहुत कम आपके लिए वो वैल्यू होती है जिसे आप देने मतलब किसी को देना चाहें और आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कभी आप किसी बेगर को भिखारी को 1,000 रुपये दे के आते हैं, आपको क्या लगता है 1,000 रुपये तो बहुत बड़ा है, 1,000 रुपये तो आपके लिए बहुत बड़ा है। 1 रुपये 2 रुपये आप दे देते हैं, 5 रुपये तक दे देते हैं क्योंकि आपको लगता है यार 1 रुपये 2 रुपये की तो कोई वैल्यू नहीं है, बहुत कम है। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें चेक करना पड़ता है कि यदि वैल्यू कम है या नहीं है। तो यदि वैल्यू बहुत कम नहीं है नॉट वेरी लो तो ऐसे केस में पहले हमें एम और एन जो बाई प्रोडक्ट है उसके लिए ज्वाइंट कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और बची हुई ज्वाइंट कॉस्ट किसकी बन जाएगी ए की बन जाएगी। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट किसकी निकाल रहे हैं, हमारा जो बाई प्रोडक्ट है एम और एन, इसकी सेल वैल्यू कितनी है 72,000 और 90,000। अब ऐसे में क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है प्रॉफिट की परसेंटेज 20% 30%, 20% 30%। तो हमने क्या किया 72,000 का 20% और 90,000 का 30% निकाला। तो 72,000 का 20% 14,400, 90,000 का 30% कितना आएगा 27,000। फिर हमने क्या निकाला प्रॉफिट निकाला। हाँ जी, प्रॉफिट कितना दे रखा है 14 अभी निकाल लिया। फिर हमने क्या निकाला सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस सेल वैल्यू का 15% दे रखा है। तो सेल वैल्यू का 15% 10,800 और 90,000 का 15% 13,500। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 35,000 और 24,000। तो 35,000 और 24,000 हमने माइनस किया, हमारे पास में ज्वाइंट कॉस्ट आ गई 11,800 और ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आ गई 25,500। एक बार चेक कर लेते हैं। 72,000 में से 14,400 माइनस किया, 10,800 माइनस किया, 35,000 माइनस किया, 11,800 आ गया। 90,000 में से 27,000 माइनस किया, 13,500 माइनस किया, 24,000 माइनस किया, 25,500 आया। इसका मतलब जो टोटल आपकी ज्वाइंट कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 2,20,000, उस 2,20,000 रुपये में हमारे पास में जो बाई प्रोडक्ट एम है उसकी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, जो बाई प्रोडक्ट एम है उसकी ज्वाइंट कॉस्ट है 11,800 और इसकी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है 25,500।
तो इस तरीके से एम प्रोडक्ट और एन प्रोडक्ट जो हमारे बाई प्रोडक्ट हैं उनकी ज्वाइंट कॉस्ट हमने माइनस कर दी टोटल में से। तो अब ये जो बची हुई ज्वाइंट कॉस्ट है 1,82,700 वो सारी की सारी किसकी बन गई, मेन प्रोडक्ट ए की, मेन प्रोडक्ट ए की। ठीक है जी, पहला पार्ट हो गया आपके पास में। अब सेकंड पार्ट में आपको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सारे प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो मेन प्रोडक्ट हो चाहे वो बाई प्रोडक्ट हो। तो ए एम एन में सेल वैल्यू आपको दे रखी है, हाँ जी, 4,72,000 और 90,000। अब इसमें से क्या क्या माइनस करोगे, जो जो चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी है। तो हमारे पास में 4,72,000 90,000 में सबसे पहले तो हम ज्वाइंट कॉस्ट माइनस करेंगे। तो ज्वाइंट कॉस्ट कितनी कितनी है फिर समझ लो, एम की 11,800, एन की 25,500 और ए की 1,82,700। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले लिखा सेल वैल्यू 4 लाख, फिर 72,000, फिर 90,000, और उसमें से ज्वाइंट कॉस्ट एम का 11,800, एन का 25,500, 2,20,000 में से दोनों को माइनस करके जो बची हुई ज्वाइंट कॉस्ट थी 1,82,700, वो सारा का सारा किसका माना जाएगा, ए का माना जाएगा। ठीक है, अब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें ए का नहीं दे रखा, एम और एन का दे रखा है, उसका माइनस किया। सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास कितना है, सेलिंग एक्सपेंसेस देखो कितना है, ए में 20% है, बाकी दोनों केस में 15% है। तो 4 लाख का 20%, बाकी दोनों केस में 15% निकाला। तो आपके पास में ए प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट आएगा 1,37,300, चेक कर लो, 4 लाख में से माइनस किया 1,82,700 माइनस 80,000, आपका आएगा 1,37,300। 72,000 में से माइनस किया 11,800, माइनस किया बेटा 35,000, माइनस किया 10,800, आपके पास आ जाएगा 14,400। ऐसे ही आखिरी वाले का निकाल लो, 90,000 में से माइनस किया बेटा 25,500, माइनस किया 24,000, माइनस किया 13,500, आपके पास आएगा 27,000। तीनों को प्लस करके देख लो, आंसर मैच होता नहीं होता। 178,700 आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 जो जून 25 में आया था, जिसमें लिखा है मून लिमिटेड इज द मार्केट लीडर इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जीपीटी। इन मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट जीपीटी, मून लिमिटेड प्रोसेस द रिजल्टिंग वेस्ट इनटू 2 बाई प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। इसका ना जीपीटी आपका मेन प्रोडक्ट हो गया, जीपीटी आपका है मेन प्रोडक्ट, और एक्स वाई आपके कौन से प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट हैं। टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन 1,36,000 रुपये। इसका ना आपकी जो ज्वाइंट कॉस्ट है, आपकी जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो है 1,36,000 रुपये। सेल वैल्यू आपके पास में गिवन है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है एक्स और वाई की, और आपके पास में सेलिंग एक्सपेंसेस तीनों का 20-20-20% दे रखा है। आपको यहाँ पर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है यूजिंग रिवर्स कॉस्ट मेथड फॉर बाई प्रोडक्ट। मतलब बाई प्रोडक्ट की ज्वाइंट कॉस्ट को निकालने के लिए रिवर्स कॉस्ट मेथड यूज़ करना है। इसका जो मेथड अभी तक आप यूज़ करते आ रहे हैं वही करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 32,000 और 48,000 में आपको यहाँ पे माइनस करना है प्रॉफिट, माइनस करना है सेलिंग एक्सपेंसेस, माइनस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और जो वैल्यू बचेगी उसका नाम हो जाएगा ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट। फिर टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट एक्स और वाई का माइनस करेंगे तो बची हुई ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगा मेन प्रोडक्ट जीपीटी का। देखिए सबसे पहले वर्किंग नोट में ये मेन सॉल्यूशन है। हाँ जी, एक्स और वाई की जो आपके पास में सेल वैल्यू दे रखी थी 32,000 48,000, उसमें हमें माइनस करना है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना कितना है, प्रॉफिट आपके पास है 20% और 30%, 20% और 30%। तो एक जगह हमने 20% लिख दिया और दूसरी जगह लिख दिया 30%। तो 32,000 का 20%, 48,000 का 30%, 32,000 का 20%, 48,000 का 30%। फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमने लिख दी, और सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास है 20%, 20%। तो 32,000 का 20% और 48,000 का 20%, 32,000 का 20%, 48,000 का 20% हमने यहाँ पर लिख दिया। सेल वैल्यू में से तीनों चीज़ें हमने माइनस की, तो आपके पास में 9600 ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी किसकी, एक्स एंड वाई की। तो दोनों की ज्वाइंट कॉस्ट आ गई 9600। एक बार आप निकाल लो, यहाँ पे चेक कर लो। हाँ जी, सही आ रहा है, सही आ रहा है। अब
एक्स और वाई जो मेरे बाई प्रोडक्ट हैं, एक्स और वाई जो मेरे बाई प्रोडक्ट हैं, उनकी ज्वाइंट कॉस्ट 9600 आ गई। टोटल 96 मिलाकर कितना आता है? 19,200। तो मेरी जो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट 1,36,000 रुपये है, 1,36,000 रुपये जो मेरी टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है, उसमें से मैंने 19,200 माइनस किए। 1,36,000 रुपये में से 19,200 माइनस किया, आपके पास आ जाएगा 1,16,800। तो 1,16,800 अब मेरी ज्वाइंट कॉस्ट है किसकी? मेरे मेन प्रोडक्ट जीपीटी की। मेन प्रोडक्ट जीपीटी की ज्वाइंट कॉस्ट आ गई 1,16,800। अब आपको प्रॉफिट निकालना है, जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ पे भी करना है। कोई चमत्कार नहीं करना, कुछ नया काम नहीं है, सेम ही है। प्रैक्टिस करवा रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अब आपके पास में जो सेल वैल्यू दे रखी है वो जीपीटी की है 3,28,000, एक्स की 32,000, वाई की कितनी है? 48,000। ज्वाइंट कॉस्ट अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया है 1,16,800, 9600 मतलब 9696। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है। सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास कितना है? 20%, 20%, 20%। तो 3,28,000 का 20% कितना आ जाएगा? 3,28,000 का आपके पास 20% आएगा 65,600, 65,600। 32,000 का 20% 6,400, 48,000 का 20% 9,600। अब आपने सेल वैल्यू में से सारे खर्चे माइनस किए, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा तीनों प्रोडक्ट का, और टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 1,66,400। एक बार चेक कर लो क्या आपका आंसर सही आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही आ रहा है। जीपीटी का 1,45,600 और दोनों का कितना है? 6,400 और 14,400। टोटल प्रॉफिट है 1,66,400। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बोलिए भाई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के एग्जाम में। यदि आप मेरे रेगुलर बैच की देखें तो मैंने तो उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके बाद ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का वन शॉट रिवीजन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या लिखा हुआ है? ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर सर्टेन गुड्स ऑफ प्रोडक्ट नोन एज MB1B2। यहाँ पर आप तीन तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं MB1B2, जिसमें जो M है वो आपका मेन प्रोडक्ट है। M आपका कौन सा प्रोडक्ट है भाई? मेन प्रोडक्ट है, लिखा हुआ है। और B1B2 कौन से प्रोडक्ट है? आपके बाई प्रोडक्ट है। इसका मतलब यहाँ पर M मेन प्रोडक्ट है, B1B2 बाई प्रोडक्ट है। सेल वैल्यू गिवन है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल सेल का 10% गिवन है, जो कि अपोर्शन करना है, बांटना है किसकी रेशो में? 244। 244 का मतलब आप इसे कह सकते हैं 1:2:2। मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस आपके 10% हैं किसका? कॉस्ट ऑफ सेल का। किसका? कॉस्ट ऑफ सेल का। इसका मतलब सेल में से पहले प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। तो देखो भाई, सबसे पहले आपके पास सेल वैल्यू कितनी है? 2,00,000, 1,20,000 और 80,000। 2,00,000, 1,20,000 और 80,000। टोटल कितना आएगा आपके पास में? 4,00,000 रुपये सेल वैल्यू। इसमें से आपने माइनस किया प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कितना है जरा देख लो भाई। प्रॉफिट है 25%, 20%, 15%। 25, 20, 15, 25%, 20%, 15%। हाँ जी, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 50,000, 24,000, 12,000, 86,000। ठीक है ना? अब आपके पास क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल को हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपके पास में आ जाएगा ठीक है जी। अब ये कहते हैं जो आपके सेलिंग एक्सपेंसेस हैं उसे 1:2:2 की रेशो में बांटना है। लेकिन किसको बांटना है? 3,14,000 के 10% को, क्योंकि आपका जो सेलिंग एक्सपेंसेस है, जो आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है 10% है किसका? कॉस्ट ऑफ सेल का। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 3,14,000। 3,14,000 का 10% आएगा 31,400, 31,400। 31,400 को बांटना है 1:2:2 में। तो 1:2 का सम होता है 5। 31,400 डिवाइड बाई 5, आपके पास आ जाएगा 6,280। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 12,560।
हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? हमें सेलिंग एक्सपेंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो मैंने आपको समझा दी। ये आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है भाई? एम, और ये B1 B2 है। ये एम है, ये आपके पास है B1 B2। ये आपका मेन प्रोडक्ट है, और बाकी दोनों कौन से प्रोडक्ट हैं? बाई प्रोडक्ट। और ये आपके पास है टोटल। ये वर्किंग नोट आपका बन गया किसके लिए? सेलिंग एक्सपेंसेस को निकालने के लिए। मतलब आप इसे लिख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ईच प्रोडक्ट 6280, 12560, 12560। तो एक वर्किंग नोट बन गया सेलिंग एक्सपेंसेस एम, B1 और B2 का। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे क्या लिखा है? प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एम, B1 एंड B2। अब B1 B2 आपके कौन से प्रोडक्ट है? बाई प्रोडक्ट है। तो पहले आपको बाई प्रोडक्ट की ज्वाइंट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू 1,20,000 और 80,000 रुपये है, जो मेन प्रोडक्ट से कंपेयर करने पे बहुत कम नहीं है, नॉट वेरी लो। तो ऐसे में आपको रिवर्स कॉस्ट मेथड, जिसको NRV मेथड, जिसको वर्किंग बैक मेथड कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब कि सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट में से प्रॉफिट, सेलिंग एक्सपेंस, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आपके पास B1 और B2 का क्या आ जाएगा? ज्वाइंट कॉस्ट। तो सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, स्टेटमेंट शोइंग ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ M, B1 एंड B2। देखिए भाई, आपके पास टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? टोटल ज्वाइंट कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? हाँ जी, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है? पहले वो देख लो कितनी है, ठीक है ना। तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में है 2,37,600। अब आप क्या करोगे? ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स आपको माइनस करना पड़ेगा। तो बाई प्रोडक्ट कौन कौन से? दो हैं, एक B1 और एक B2। पहले इनकी आपको क्या निकालनी पड़ेगी? ज्वाइंट कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट माइनस प्रॉफिट ऑफ बाई प्रोडक्ट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ बाई प्रोडक्ट। देखो भाई, अब हमारे पास में सेल वैल्यू दे रखी है 1,20,000 रुपये, 80,000 रुपये। प्रॉफिट कितना था? 24,000 और 12,000, ठीक है ना। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 15,000, 10,000। सेलिंग एक्सपेंसेस अभी आपने निकाला था कितना कितना? सेलिंग एक्सपेंस आपने निकाला था 12,560, 12,560। अब माइनस करके देखो कितना कितना अमाउंट आता है इनका। हाँ जी, 1,20,000 में से माइनस किया आपने 24,000, माइनस किया आपने बेटा 15,000, माइनस किया आपने 12,560, आपके पास आएगा 68,440। 80,000 में से माइनस किया 12,000, माइनस किया आपने 10,000, माइनस किया 12,560, आपके पास आ जाएगा 45,440। दोनों को प्लस कर लो, 68,440 और ये। तो आपकी टोटल ज्वाइंट कॉस्ट B1 और B2 की कितनी आ जाएगी? 1,13,880। 2,37,600 में से 2,37,600 जो आपकी टोटल ज्वाइंट कॉस्ट थी, उसमें से B1 B2 की ज्वाइंट कॉस्ट आपने क्या कर दी? माइनस कर दी। आपके पास आ जाएगा, हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो क्वेश्चन का जो पहला आंसर था वो आपका आ गया, ज्वाइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करो, मतलब 2,37,600 को बांटो। तो 2,37,600 में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? B1 B2 की ज्वाइंट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और उसे 2,37,600 में से माइनस करेंगे तो आपके पास जो आपका मेन प्रोडक्ट है M, उसकी ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी। अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? इफ़ द बाई प्रोडक्ट B1 इज नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग, यदि हम B1 को फर्दर प्रोसेस ना करें एंड इज सोल्ड एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, SOP पॉइंट पर बेच दिया जाए और वहाँ पर उसकी सेल वैल्यू मिलेगी 1,04,40 रुपये विदाउट इनकरिंग एनी सेलिंग एक्सपेंसेस, वुड यू एडवाइज इट डिस्पोजेबल एट दिस स्टेज? क्या हमें B1 जो हमारा बाई प्रोडक्ट है
उसे एसओपी पॉइंट पे बेचा जाए तो क्या बेचना हमारे लिए सही रहेगा, हाँ या ना? आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, आपको यहाँ पे B1 की डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हमारा प्रॉफिट हो कितना रहा था B1 पे। तो हमारे यहाँ B1 पे जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितना है, वो निकाल लो पहले। देखिए भाई, सेकंड पार्ट, डिसीजन मेकिंग। ऑन फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है ना, ऑफ बाई प्रोडक्ट P1। सबसे पहले हम अपने प्रॉफिट को दो बार निकाल के देखेंगे, एक बार आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और एक बार किस पे निकाल के देखेंगे, एट एसओपी। तो यहाँ पे आपके पास सेल वैल्यू कौन सी होगी, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस ज्वाइन कॉस्ट। और यहाँ पे सेल वैल्यू कौन सी होगी, एट एसओपी माइनस ज्वाइन कॉस्ट। तो आप देखिए सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितनी थी, 1,20,000। हाँ जी, सेलिंग एक्सपेंस कितना था क्वेश्चन में, 12,560। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी थी, 15,000। ज्वाइन कॉस्ट का शेयर कितना था, 68,440। हाँ जी, यहाँ पे सेल वैल्यू एट एसओपी कितना है, सेल वैल्यू एट एसओपी है 1,04,40, 1,04,40। ज्वाइन कॉस्ट कितनी है, हाँ जी, 1,20,000 में से हमने माइनस किया 12,560, हमने माइनस किया 15,000, हमने माइनस किया 68,440, आपके पास आ जाएगा 24,000। तो प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आपके पास आएगा 24,000। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है भाई, आपका प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर, आप फटाफट से माइनस करके देख लो कितना आता भाई, 32,000। अब प्रॉफिट एट एसओपी ज़्यादा है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो आप क्या कहोगे, वुड यू एडवाइज इट डिस्पोजल एट दिस स्टेज। यस, आपको अपना प्रोडक्ट एट एसओपी पे बेच देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें 8,000 रुपये का अतिरिक्त एडिशनल बेनिफिट होगा। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू सेल बाई प्रोडक्ट B1 एट एसओपी, ठीक है ना। हम क्या एडवाइस देंगे कि हमें अपना प्रोडक्ट B1 को एसओपी पॉइंट पे बेच देना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रॉफिट जो 24,000 रुपये हो रहा था उसकी जगह 32,000 रुपये हो जाएगा, 8,000 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू सेल बाई प्रोडक्ट B1 एट एसओपी बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रॉफिट बाई ₹8,000। आपका प्रॉफिट 8,000 रुपये से बढ़ जाएगा यदि आप अपने प्रोडक्ट को एसओपी पॉइंट पे बेचोगे। इसलिए हम सलाह देते हैं कि हमारा जो B1 बाई प्रोडक्ट है उसे एसओपी पॉइंट पर बेचना चाहिए, दैट इज़ बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। तो इस तरीके से आपका ज्वाइन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का जो वन शॉट रिवीजन है वो खत्म होता है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं, बाय बाय।